अध्याय 8 मंगेतर। नाइट विभाग की वर्दी पहने आइरीन प्रथम वर्ष की लड़कियों के छात्रावास के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज तो शुक्रवार हो गया है। वह पहले एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन हाल ही में उसे दिन बहुत लंबे लगने लगे। यह उसके मंगेतर थियो के कारण था। जिंगल जिंगल, दूर से आती गाड़ी की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचने लगी। गाड़ी अभी भी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उद्धरण डॉग, क्या वह आज वहां होंगे? उसका सिर अचानक उस दिशा में घूम गया। मैं ऐसा क्यों हूं? अब तक मेरी जिंदगी बाकियों से ज्यादा सरल थी। मेरे आसपास के लोग अक्सर गंभीरता से पूछते थे, तुम्हें जिंदगी में आखिर क्या अच्छा लगता है? मैंने अपने सहपाठियों के समूह डेट पर जाने के अनगिनत प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। मैंने सहपाठियों, वरिष्ठों, अन्य विभागों के छात्रों और यहाँ तक कि सहायक प्रोफेसरों की भावुक स्वीकारोक्ति को भी ठुकरा दिया। मेरी सगाई की घोषणा संक्षिप्त थी और उसमें एक भी तस्वीर नहीं थी, और मैंने अकादमी में किसी को भी अपने मंगेतर के अस्तित्व का जिक्र नहीं किया। लेकिन कुछ समय पहले ही एक सहपाठी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वह वाल्डेउर्क से भी बड़ा इंसान बनेगा। बेशक ये बेतुका था। वाल्डेउर्क परिवार बहुत प्रतिष्ठित था। अगर मैं एक तरफा तौर पर सगाई तोड़ देता तो जरूर कुछ अप्रिय घटित होता। मुझे अफसोस है, पर मैं उस एहसास को स्वीकार नहीं कर सका। वैसे भी मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने दूसरों से दूरी बनाए रखी। जबकि मेरे सहपाठियों को नए छात्र होने का ताज़ा रोमांस पसंद था, साथ में मिठाई खाने जाना, सुंदर सीनियर्स के साथ इश्कबाजी करने के लिए क्लबों में शामिल होना और अन्य विभागों के साथ समूह डेट पर जाना। अकादमी में प्रवेश के बाद से मैंने अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण मैदान में पसीना बहाते हुए बिताया, सिवाय उस समय के जब मैं सो रहा होता था। छात्रावास, कक्षा, कैफेटेरिया, प्रशिक्षण मैदान, मैं कहीं और नहीं गया। इतना सादा जीवन जीने का केवल एक ही कारण था, इंपीरियल रॉयल नाइट ऑर्डर में प्रवेश करना। नाइट विभाग के शीर्ष स्नातक को तुरंत और बिना शर्त आदेश में शामिल होने का अधिकार दिया जाता है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे 3 साल पहले परिवार द्वारा तय की गई सगाई तोड़ने का मौका मिल सकता है। वाल्डेउर्क, मेरे मंगेतर थियो के परिवार वाल्डेर्क्स का प्रभाव न केवल साम्राज्य के भीतर बल्कि पूरे महाद्वीप पर था। मेरा परिवार असलान भी एक प्रतिष्ठित शूरवीर परिवार था, लेकिन सिर्फ साम्राज्य के भीतर। प्रमुख वाल्डेर्क परिवार की तुलना में यह महत्वहीन था। दूसरे शब्दों में, साधारण तरीकों का उपयोग करके सगाई तोड़ना असंभव था। लेकिन मेरा मंगेतर थियो पूरी तरह से असफल था। एकदम गड़बड़। मेरे शोध के अनुसार उसके ग्रेड कक्षा में सबसे निचले स्तर पर थे, इसलिए उसे जल्द ही निष्कासित कर दिया जाएगा। यदि ऐसा है, यदि मैं रॉयल नाइट ऑर्डर में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित कर लूं, तो क्या सगाई तोड़ना संभव नहीं होगा? सौभाग्य से आशा की किरण जगी। मेरे बंजर जीवन ने मुझे एक इनाम दिया था। पिछले सेमेस्टर में मैं अपनी कक्षा में शीर्ष पर था। मैं लापरवाह नहीं हुआ। इसके विपरीत 2 महीने की छुट्टी के दौरान मैं घर लौटने के बजाय छात्रावास में ही रहा और अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। सेमेस्टर शुरू हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे और मेरे अधिकांश सहपाठी अभी भी अवकाश के दौरान अपने विभिन्न अनुभवों की कहानियां सुना रहे थे। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई भी सुखद यादें नहीं थीं। मुझे बस इतना याद था कि मैं ट्रेनिंग हॉल में अकेले लकड़ी की तलवार चला रहा था और उसके लिए अपनी गहरी भावनाओं को भूलने की कोशिश कर रहा था। वो एकांत और वीरान समय था। मैं अपनी तकलीफें किसी को चीख चीख कर बताना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया और अपनी तलवार चलाना जारी रखा। परिणामस्वरूप अब सभी लोग प्रोफेसर, प्रशिक्षक, सहपाठी और वरिष्ठ मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जिसे चाकू मारने पर भी एक बूंद भी खून नहीं निकलता था। एक प्रोफेसर ने तो आंसू पोंछते हुए कहा, प्रोफेसर के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में मैंने आपके जैसा मेहनती छात्र कभी नहीं देखा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब उसकी वजह से है, थियो। मैं इतना भोला क्यों था? मैंने उसे पहली बार 3 साल पहले हमारी सगाई के मौके पर देखा था। पहली नज़र में ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। तभी मुझे पहली बार प्रकाश से जगमगाता हुआ व्यक्ति, मुहावरे का मतलब समझ आया। उसकी माणिक जैसी चमकती आंखें मानो अपने भीतर एक ब्रह्मांड समेटे हुए थीं। स्थिर खड़े होने पर भी वह मुझ जैसे लड़के को एक चुलबुली लड़की में बदल देता था। उस समय यह माना जाता था कि उनमें नायक बनने के कई गुण नहीं थे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। सच कहूँ तो मुझे ये पसंद आया। मुझे लगा कि मैं उसे बदल सकती हूँ। जब मैंने उसे बदलने के बारे में सोचा तो मेरी हंसी भी निकल गई, जो मूर्खतापूर्ण थी। मेरे दिल में वह एक चमकदार शूरवीर और राजकुमार था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे उस सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसे मैं अनदेखा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा गुलाबी चश्मा उतर गया, जिससे उसका घिनौना असली स्वभाव सामने आ गया। उसे बदलना बहुत कठिन था, नहीं असंभव। जब मैंने पहली बार सच्चाई का सामना किया तो मैंने 1 सप्ताह तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, रोती रही और खाना खाने से इनकार करती रही। वह अपनी तरह का सबसे बुरा आदमी था, पाखंड में डूबा हुआ। एक ऐसा आदमी जिसका कोई तोड़ नहीं। मैंने अपने दिल में बैठे नायक को चीर डाला। फिर भी उसके लिए मेरी भावनाएं खत्म नहीं हुईं। मेरे दिल की गहराइयों में वह अब भी मंद मंद चमक रहा था। लेकिन इंसान का दिल भी अजीब होता है। मेरे अंदर उसके लिए जो भावनाएं थीं, जो मिटने का नाम नहीं ले रही थीं, वो 7 महीने पहले हुई एक घटना के बाद पल भर में ही मुरझा गईं, जब मैं अकादमी में प्रवेश का इंतजार कर रही थी। वह अब भी मुझे इतना परेशान क्यों करता है? मुझे लगा कि जिस हीरो को मैंने अपने दिल में बेरहमी से चीर डाला था, वो मिट्टी में मिल गया है। मुझे लगा कि मेरा दिल, जो कभी जोश से जलता था, राख में बदल गया है। लेकिन हर सुबह मैं पूरे दिन उसे देखने के मौके का इंतजार करता था। वाह! पास आती हुई घोड़ागाड़ी की आवाज़ ने मुझे मेरी कल्पना से बाहर निकाल दिया। तेज हवा चली और मैं गाड़ी में चढ़ गया, लेकिन मेरे हवा से उड़ते बाल वैसे ही रह गए। काश वह यहाँ न होता। मेरी इच्छा के विपरीत मेरी नज़र सहज ही पीछे वाली सीट की ओर चली गई जहाँ वह हमेशा बैठता था। वह वहीं था, थियो, उसी जगह पर। वह आज भी किताब पढ़ रहा है। वह कहाँ जा रहा है? उसका बैग आज सामान्य से ज़्यादा भारी लग रहा है।
यह आकर्षक था। पिछले 3 सालों से उसने दर्जनों बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, ये दावा करते हुए कि उसने आखिरकार अपना मन बना लिया है। लेकिन अपनी दिखावटी बातों के बावजूद वह 3 दिन से ज्यादा समय तक उस पर कायम नहीं रह सका। इससे कम दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को ढूंढना कठिन था। लेकिन आज 5वां दिन था, एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड। ऐसा लग रहा था कि वह सुबह भी जल्दी जाग रहा है। इसके अलावा पिछले सेमेस्टर में मैंने उसे एक बार भी सर्कुलेटिंग कैरेज पर नहीं देखा था। अभी क्यों? अचानक क्यों? आखिर किस लिए? अब हम प्रस्थान करेंगे। स्टॉप पर सभी लोग बस में चढ़ चुके थे। चरमराहट। परिचालित गाड़ी चलने लगी। मुझे मिलाकर वहां 5 यात्री खड़े थे। एकमात्र खाली सीट उसके बगल वाली थी। लेकिन चूंकि वह एक भयानक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं बैठता था। बेशक मैं भी नहीं बैठा। दरअसल मैं बैठना ही नहीं चाहता था। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सोचेगा कि मैंने उसे माफ कर दिया है। उद्धरण डॉट। मैं आपसे आगे बढ़ चुका हूँ। मैं खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा। इससे पहले कि मैं जान पाता, उसे किताब पढ़ते हुए घूरना मेरी आदत बन गई थी। मैंने अपना सिर घुमाया और खुलेआम उसे घूरने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किताब में डूबा हुआ था या अपने ख्यालों में। आखिरकार सोमवार से उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। परंतु फिर उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब उसने ऊपर देखा तो हमारी आंखें मिल गईं। धमाका। मैंने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। आह आह आह। मैं क्या करूं? मैं शर्मिंदा हो गया। मेरा चेहरा एक पल में गर्म हो गया। शर्मिंदगी से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हफ हफ। लगभग 5 मिनट के बाद मैं कुछ हद तक शांत हो गया। डॉट। अब तक तो उसे अपनी किताब फिर से पढ़नी चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह भी मेरी ओर देख रहा था। मैं तो जैसे दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे बचपन में मैंने भूत देखा हो और फूट फूट कर रोया हो। लेकिन पहले की तरह अपना सिर घुमा लेना बहुत साफ हो जाएगा। उसे लग सकता है कि मैं उसके प्रति सचेत हूँ। इसलिए मैंने मुंह नहीं मोड़ा और उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। उसकी आंखें माणिक जैसी लाल, भारी और उदास थीं, बिल्कुल वैसी ही जब मैं बचपन में पहली बार उस पर फिदा हुई थी। उसकी रूखी भावहीन आंखें मानो कह रही थीं, मैं भी तुमसे आगे बढ़ चुका हूँ। किसी कारणवश मुझे रोने का मन हुआ, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैं खुद को और शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं तो मरना पसंद करूंगा। जैसे ही मैंने अपने आंसू रोके। उद्धरण चिन्ह। बैठना। मैंने उसकी स्पष्ट आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह। हो, वह मुझसे बात कर रहा था। वह सीधे मेरी तरफ देख रहा था। ये स्टॉप हीरो डिपार्टमेंट के सामने है। एक बार फिर, ये स्टॉप हीरो डिपार्टमेंट के सामने है। कृपया सर्कुलर ट्रेन से उतरते समय अपना सारा सामान साथ ले जाना न भूलें। मैंने अपनी मुख्य पाठ्य पुस्तकें एक बड़े बैग में भरी और वृत्ताकार ट्रेन से उतर गया। आज वह शुक्रवार था जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिस दिन हम हिडन मोहरे इकट्ठा करने के लिए निकलेंगे। इसके अलावा आइरीन, वह सचमुच डराने वाली है। मैंने सोचा कि मैं उससे दूरी बनाए रखूंगा, लेकिन वह वहीं खड़ी रही, मानो मुझे मारने के तरीके सोच रही हो, और हर दिन मेरी ओर देखती रही। उसे नज़रअंदाज करना असंभव था। मुझे लगा कि मुझे बातचीत शुरू करनी चाहिए। मेरे मन में कोई उचित विषय न होने के कारण मैंने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। सौभाग्य से आइरीन मेरे बगल में बैठी थी। हालांकि जैसे ही वह बैठी, उसने बिना कुछ बोले मुझे घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में गहरा रोष छिपा हुआ हो। वे कहते हैं कि एक शिकारी अपने शिकार को सिर्फ एक नज़र से दबा सकता है। मैंने सचमुच शिकार की हताशा को महसूस किया। मैं भी कुछ नहीं कह सका। उफ, चाहे मुझे ये कितना भी नापसंद हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे मुझे इस तरह घूरना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी। सचमुच थियो, तुमने क्या गलत किया? मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह मेरे अकादमी में शामिल होने से पहले की बात है। हो, मैंने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, समय सुबह 8:40 हो रहा था। मुझे जल्दी करनी चाहिए। नौकदार उस समस्या पर मेरी मदद का इंतजार कर रहा होगा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 9, पहला छिपा हुआ टुकड़ा 1। वर्तमान समय 4:25 अपराह्न। केवल 5 मिनट में एक सप्ताह की कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। इस वजह से अधिकांश छात्र उत्साहित थे। ब्रेक के दौरान उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बातचीत की। बेशक इन बातचीतों का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट। इसलिए एक नायक के रूप में अपने सहयोगियों का विश्वास हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। नायक सिर है, जबकि सहयोगी हाथ और पैर हैं। आपको उस हद तक एक जैविक संबंध बनाने की जरूरत है। किसी तनावपूर्ण स्थिति में जहां सभी की ताकत एक साथ काम करनी पड़े, अगर सिर और अंग अलग अलग काम करें तो यह विनाशकारी होगा। सप्ताह का अंतिम व्याख्यान मारी का हीरो अध्ययन का परिचय था। जैसी कि उम्मीद थी, मुझे सारी विषय वस्तु पता थी। व्याख्यान समाप्त होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए मैं घड़ी की ओर ध्यान से देख रहा था। एक बार यह समाप्त हो जाए तो मैं अकादमी के पूर्वी जंगल में स्थित पहले छिपे हुए टुकड़े की ओर चलूंगा। मैंने अपने बैग में भोजन और टॉर्च जैसे उपकरण तैयार कर रखे हैं। शाम 5 बजे पूर्वी जंगल के प्रवेश द्वार तक एक गोलाकार गाड़ी जाती है। हालांकि छिपा हुआ टुकड़ा जंगल में बहुत गहराई में है जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसे आने जाने में पूरा दिन लग जाता है। अगर मुझे कल शाम को अकादमी में खाना खाना है तो मुझे जल्दी करनी होगी। जब मैं अपने मन में अपनी योजनाओं की समीक्षा कर रहा था, व्याख्यान समाप्त करने से पहले आइए परीक्षण करें कि क्या आपने ध्यान दिया है। थियो, आप उत्तर क्यों नहीं देते? मारी ने मुझे बुलाया। मुझे इसकी उम्मीद थी। अगर वह मुझसे नहीं पूछती तो मैं परेशान हो जाता, लेकिन उसने मुझे बुलाने से पहले सोचने का नाटक क्यों किया? हाँ, आजकल सभी प्रोफेसर अपने व्याख्यानों के दौरान मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। संभवतः इसका कारण मारी ही है।
वह मुझे अचानक पकड़ना चाहती होगी। हालांकि ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है। अब तक मैंने हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इसके कारण मेरे सहपाठियों की निगाहें कुछ नर्म पड़ गईं। तो लेकिन मारी ने एक कठिन प्रश्न पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल याद करने से नहीं दिया जा सकता, इसके लिए अंतर्दृष्टि और विश्लेषण की आवश्यकता है। छात्र मेरी ओर घूरने लगे। उनकी आंखें मानो कह रही थी, इस बार तो थियो को भी पता नहीं चलेगा। हालांकि नजरें नर्म पड़ गई हैं, लेकिन मेरी पिछली प्रतिष्ठा बहुत बुरी थी। अभी भी कई नकारात्मक नजरें हैं। ध्यान दिए बगैर उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा मानना है कि जिस मिशन में आमतौर पर 1 महीने का समय लगता है, उसे घटाकर लगभग 1 सप्ताह किया जा सकता है। अंततः ऐसा करने से राक्षसी लहर का सीधे सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मैंने आत्मविश्वास से अपना उत्तर प्रस्तुत किया। ये निस्संदेह सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रश्न का उत्तर एक रणनीति थी जिसे मैंने स्वयं तैयार किया था, जिसे मूल डेवलपर ने एक ऐसे समाधान के रूप में स्वीकार किया था जिस पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया था। चूंकि यह एक लंबी कहानी है, इसलिए मैंने इसे यथासंभव संक्षेप में प्रस्तुत किया है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। मेरे जवाब के बाद कक्षा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। छात्रों की आंखें उबी हुई लग रही थीं। जल्द ही मारी ने सिर हिलाया और कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट। वाह, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से इस पर विचार कर सकते हैं। मैंने तो थियो द्वारा बताई गई दिशा से इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मारी ने कई बार अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे उत्तर से सचमुच प्रभावित है और धीरे से बोली, हम क्या उसे मेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं चुना गया था? मारी की आंखें चमक उठी मानो उसने किसी अप्रत्याशित तहखाने में कोई उच्च श्रेणी की कलाकृति खोज ली हो। थियो, अगर आपके पास समय हो तो मैं इस बारे में विस्तार से सुनना चाहूँगा। क्या आप कक्षा के बाद उपलब्ध होंगे? माफ़ कीजिए, मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, इसलिए यह मुश्किल हो सकता है। मैंने चतुराई से मना कर दिया। मारी एक कुशल नायिका है और नायिका विभाग की सबसे युवा प्रोफेसर है। उसके साथ संबंध बनाना किसी दिन मददगार साबित हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि बातचीत छोटी नहीं होगी। वह एक युवा प्रोफेसर हैं जो सफलता की प्यासी हैं। तो फिर जब भी आपके पास खाली समय हो, कृपया मेरे कार्यालय में आइए। जब मेरी कक्षा नहीं होती तो मैं हमेशा अपने कार्यालय में ही रहता हूँ। लेकिन मारी ने हार नहीं मानी। थियो का शरीर अपने हाथ में लेने से पहले मारी और मारी के बीच कई बार झगड़ा हुआ था। उसे उससे बात करने से भी नफरत होती। उसने जरूर अपना अहंकार काफी हद तक निगल लिया होगा। एक बार फिर छात्रों की निगाहें मुझ पर टिकी थीं। कुछ के मन में गंदे विचार आ रहे थे, कुछ शर्मा रहे थे। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसे कभी भी आमने सामने यह बात नहीं बताऊंगा। मेरा जवाब सुनकर मारी खिलखिलाकर मुस्कुराए। ठीक है थियो, कृपया जरूर आना। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आप सभी का सप्ताहांत मंगलमय हो। द्रढ़। मारी कक्षा से बाहर चली गई। अंततः 1 सप्ताह की कक्षाएं समाप्त हो गईं। मारी के पीछे पीछे समूह बनाकर छात्र जल्दी जल्दी कक्षा से बाहर निकल गए। उनमें से कुछ ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वे गहरे दोस्त हों। अगले सप्ताह मिलते हैं। थियो। नोक्टार, जो मेरे बगल में बैठा था, ने मुझे बताया कि वह आज कुछ निजी कामों की वजह से ट्रेनिंग से छुट्टी लेगा। वह अपने और दोस्तों के साथ कक्षा से बाहर चला गया। नोक्टार ऑक समूह का नेता है। दूसरे ऑक भी अपने मोटे मांसल हाथ हिलाकर मेरी तरफ देखकर विदा ले रहे थे। सब अपना ध्यान रखना। मैंने तुरंत अपना सामान इकट्ठा किया। ठीक तभी थियो, एक महिला छात्रा मेरे पास आए। वह हाल ही में मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसके बाल भी मेरी तरह चांदी जैसे थे और आंखें भी लाल थीं। वह आयशा थी। उसका पूरा नाम आयशा वाल्डेर्क है। जैसा कि परिवार के नाम से पता चलता है, वह थियो की दूर की चचेरी बहन है और उसकी उम्र भी लगभग बराबर है। यद्यपि उसका चेहरा मासूम था और वह दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ थी, वह एक ऐसा चरित्र है जिसके अंदर दर्जनों सांप छिपे रहते हैं। आयशा मुस्कुराई और बोली, क्या आप लोग साथ में डिनर करना चाहेंगे? मैंने एक अच्छे रेस्तरां में बुकिंग करा ली है। आज आयशा ने अपने सहपाठियों के साथ घूमने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। वह अपने दूर के चचेरे भाई थियोलिन वाल्डेर्क पर नजर रखना चाहती थी। वाल्डेर्क परिवार की न केवल साम्राज्य में बल्कि पूरे महाद्वीप में बड़ी प्रतिष्ठा है। आयशा, जो एक अलग शाखा वाले परिवार से आती है, के विपरीत थियो मुख्य परिवार का उत्तराधिकारी था। लेकिन अपने कुलीन वंश के विपरीत थियो अपने परिवार के लिए एक आलसी और अयोग्य अपमान था। अब तक हाल ही में ऐसा लगने लगा था कि वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जो उनकी कक्षा में शीर्षस्थ छात्रा होने के बावजूद भी सैद्धांतिक कक्षा में नहीं जानते थे। कुछ समय पहले ही प्रोफेसर के प्रति उसके जवाब से वह खुद को हीन महसूस करने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने पहले कभी छात्र कैफेटेरिया में खाना नहीं खाया था, क्योंकि उनका दावा था कि वहाँ का खाना सिर्फ आम लोगों के लिए ही उपयुक्त है। हालांकि इन दिनों उन्होंने दोपहर और रात का खाना दोनों वहीं खाया, और एक औक के साथ कम नहीं। कुछ तो जरूर हुआ होगा। आयशा बचपन से ही थियो पर नजर रखती थी। हर उस समारोह में जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिवार के सदस्य मौजूद होते थे, वह अपनी अयोग्यता साबित करने में कभी असफल नहीं होता था। अप्रत्यक्ष शाखा परिवारों के बच्चे इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाते थे, लेकिन पीठ पीछे वे उसे अपन कहते थे। और अब वह अचानक कैसे बदल गया? कुछ बातें तो संदिग्ध थीं। वह संभवतः जाग नहीं सकता था। सक्रिय नायकों में भी जागृत होने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं, और थियो भी उसकी तरह ही अभी केवल 16 साल का था। रयूक, जिन्हें महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति और एलेनिया अकादमी का पहला प्रधानाध्यापक माना जाता है, केवल 18 वर्ष की उम्र में ही जाग उठे थे। ये स्पष्ट है कि उसने एक नया गुण अर्जित कर लिया है। थियो के रातों रात एक आदर्श छात्र में बदल जाने का यही एकमात्र कारण था। हालांकि ये दुर्लभ है, फिर भी ऐसे मामले थे जहां लोगों को ये गुण देर से प्राप्त हुए।
हालांकि उसका विशाल ज्ञान उस गुण को पहचान नहीं पाया जो उसने अर्जित किया था। हो सकता है कि उसकी आत्मा बदल दी गई हो। मुझे जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। आयशा का लक्ष्य वाल्डेउर परिवार का अगला मुखिया बनना था, इसलिए वह लंबे समय से गुप्त रूप से अन्य अप्रत्यक्ष शाखा परिवारों के साथ संपर्क में थी। वाल्डेर परिवार का मुखिया बनने के लिए एलेनिया अकादमी के हीरो विभाग से स्नातक होना न्यूनतम आवश्यकता थी। अगर सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हुआ तो थियो को ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर ही निकाल दिया जाएगा। अन्य अप्रत्यक्ष शाखा परिवारों के बच्चे हीरो विभाग में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। तब स्वाभाविक रूप से वह अगले परिवार के मुखिया का पद प्राप्त कर लेगी। यह एकदम सही अवसर था। मंच इतना अच्छा तैयार किया गया था कि इससे बेहतर परिदृश्य और कोई नहीं हो सकता था। अगर थियो अचानक नहीं बदला होता, इसलिए उसने जांच करने के लिए उससे संपर्क किया। थियो, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर आना चाहोगे? मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग करा रखी है। यह ऐसा प्रस्ताव था जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सका। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसने पहले जानबूझकर प्रोफेसर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। एक आम प्रोफेसर के साथ दिमागी खेल खेलना उसके लिए आम बात थी। तो उसके पास समय होना चाहिए था, और पूरी अकादमी ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। हालांकि उसने कभी कहा नहीं, पर वह दूसरों के साथ रिश्ते बनाने के लिए बेताब था। वह स्नेह के लिए इतना भूखा था कि वह इन दिनों ऑर्क्स के साथ भी घुल मिल जाता था। आयशा अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष शाखा परिवारों की प्रतिनिधि बन गई थी। स्वाभाविक रूप से वह उसके रात्रिभोज के निमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। नहीं, मेरा पहले से ही एक कार्यक्रम है। लेकिन आयशा की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी योजना क्या है? हालांकि आयशा हैरान थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को संभाला। यह एक पारिवारिक मामला है। थियो ने उसकी तरफ पीट कर ली, अपना बैग कंधे पर लटका लिया। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और बोलना जारी रखा। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने ही सबसे पहले ये सुझाव दिया। मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए मुझे अब जाना होगा। उन शब्दों के साथ कदम कदम वह गायब हो गया। उसके सुंदर कदम धीमे पड़ गए। आयशा वहीं खड़ी होकर उसके पीछे हटते हुए रूप को देख रही थी। सांस। आयशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये सिर्फ खाने का निमंत्रण ठुकराए जाने की शर्म नहीं थी, पारिवारिक सिलसिले। समझदार आयशा ने उन शब्दों के पीछे का सच्चा अर्थ तुरंत समझ लिया। यह एक चेतावनी थी। आप तो मात्र एक दूर के रिश्तेदार हैं, आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है। क्या उसे कुछ पता चला? वह कितना जानता है? क्या वह जानता है कि वह पर्दे के पीछे से किसी अन्य शाखा परिवार के साथ काम कर रही है? उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। काफी देर तक आयशा उस पिछले दरवाजे को देखती रही जिससे थियो बाहर गया था। वह गहरी सोच में डूबी रही। ये बहुत बुरा है। मैं जल्दी से बस स्टॉप की ओर गया। लेक्चर हॉल और बस स्टॉप 20 मिनट की पैदल दूरी पर थे। शाम के 4:42 बज रहे थे। अगर मैं सावधान न रहा तो 5 बजे वाली बस छूट सकती है। कभी कभी बस 2-3 मिनट पहले आ जाती है। मेरी विशेषता सक्रिय हो जाती, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं दौड़ने लगा। शुक्र है मैं 5 बजे वाली बस पकड़ने में सफल रहा। चीख चीख। अपनी विशिष्ट ध्वनि के साथ लूप बस चल पड़ी। जहां तक आयशा के भोजन के निमंत्रण की बात है तो यह एक अच्छा संकेत था। मारी की तरह आयशा के करीब होने में कोई बुराई नहीं थी। मुझे साथ में खाना खाना अच्छा लगता। हालांकि मुझे कोई बहाना बनाना पड़ा क्योंकि अगले हफ्ते छात्रों के साथ मेरी एक प्रतियोगिता थी। मुझे जल्द से जल्द एक छिपने की जगह ढूंढनी थी। अगले हफ्ते हमें साथ में खाना खाना चाहिए। इस बार तो मैं ही सुझाव दूंगी, है ना? मूल कृति के विभिन्न दृश्यों में आयशा थियो की हत्या कर देती है। वह अपने हाथ गंदे किए बिना चालाकी से उसे मार देती है। आइरीन भी कुछ रास्तों पर उसे मार देती है, लेकिन आयशा अलग है। आइरीन उसकी मंगेतर है, लेकिन मेरे जीवन की एक समाप्ति तिथि है। उसके करीब जाना डरावना है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के करीब नहीं रह सकता जिसकी जिंदगी 3.5 साल में दांव पर हो। वह शायद मेरे करीब भी नहीं रहना चाहेगी। वैसे भी मूल कृति में आयशा लगातार मुख्य पात्र नीके का समर्थन करती है जब वह वाल्डेर परिवार की मुखिया बन जाती है। वह न सिर्फ अनोखी चीजें मुहैया कराती है, बल्कि प्रतिष्ठित वाल्डेर परिवार को भी अपना अधिकार जताती है। बेशक आयशा को नीके से भी मदद मिलती है। अगर मैं सुरक्षित रूप से स्नातक हो जाऊं तो क्या मैं परिवार का मुखिया बन जाऊंगा? ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा चाहता हूं। इस पद पर मिलने वाले लाभों की तुलना में बोझ बहुत ज्यादा है। जब मैं इन आशावादी विचारों पर विचार कर रहा था तभी लूप बस पूर्वी जंगल में पहुंच गई। चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 10। पहला छिपा हुआ टुकड़ा 2। मैं सर्कुलेटिंग कैरेज से उतर गया और बिना किसी उद्देश्य के चलने लगा। सूरज को डूबे हुए काफी समय हो गया था। चलते समय मैं पूरी तरह से टॉर्च की रोशनी पर निर्भर था। चहचहाहट चहचहाहट चहचहाहट। शांत जंगल में कीड़ों की आवाज लयबद्ध तरीके से हवा में गूंज रही थी। पूर्वी वन नियमित छात्रों के लिए खुला है। बेशक वहां कोई राक्षस नहीं है, कोई तनाव नहीं है। ये वास्तव में काफी उबाऊ है। अगर कोई मेरे साथ चल रहा होता तो मुझे अकेलापन कम महसूस होता। शायद ऐसा सोचते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। भूतों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में भूत प्रेत वास्तविक हैं। यदि किसी के पास मन है तो वह आत्माओं को देख सकता है। बेशक मैं उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि मेरा मन शून्य है। गल्प गल्प। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद पहले की तरह मैंने थोड़ा पानी पिया। अभी भी बहुत सारा पानी बचा है। इस दुनिया में कहीं जाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी पीना। मैं बहुत सारा सामान लाया हूं और यह कल मेरे लौटने तक के लिए पर्याप्त होगा। मेरा शरीर कम थका हुआ महसूस कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि कल मेरी सहनशक्ति 1% बढ़ गई। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने स्ट्रेचिंग की और फिर से चलना शुरू कर दिया।
वर्तमान समय 2 बजे है। शाम 6 बजे सर्कुलेटिंग कैरिज से उतरने के बाद से मैं लगभग 8 घंटे से चल रहा हूँ। अब आने का समय हो गया होगा। जब मैं ये सोच रहा था, मैंने अपनी टॉर्च आगे की ओर घुमाई और एक साइन पोस्ट देखा। यह इस बात का प्रमाण है कि मैं लगभग वहां पहुंच चुका हूं। यदि मैं इसी तरह 3 मिनट तक चलता रहा तो मैं उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा जहां पहला छिपा हुआ टुकड़ा रखा हुआ है। पहला छिपा हुआ टुकड़ा हथियार या कवच जैसा उपकरण नहीं है, बल्कि एक उपभोग्य वस्तु है। यह एक औषधि है। यह एक बाध्य वस्तु है जो एक बार उपभोग करने पर प्रभावी हो जाती है। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। जैसी कि उम्मीद थी, लगभग 3 मिनट बाद मुझे एक असामान्य रूप से बड़ी चट्टान दिखाई दी। मानो समय बीतने का प्रमाण देते हुए अनेक पौधे आपस में गुथे हुए चट्टान की सतह को ढक रहे थे। मैंने सभी उलझे हुए पौधों को काटने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। तब छिद्रों से भरी चट्टान का असली स्वरूप सामने आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चट्टान में 20 से अधिक छेद हैं। मूल कार्य में इनकी संख्या 23 थी। मैंने स्वयं उनकी गिनती की और दोनों स्थानों तथा छिद्रों की संख्या समान है। अब मुझे इनमें से 3 छेदों को एक साथ ढकना है। पूफ! मैंने तुरंत अपनी उंगलियां छेदों में डाल दी। जल्द ही चट्टान थोड़ा कांपने लगी और 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। अंदर भूरे रंग के तरल से भरी एक छोटी कांच की बोतल थी। पहला छिपा हुआ टुकड़ा, प्राकृतिक शक्ति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस तरल को पीने से व्यक्ति की जन्मजात शक्ति बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, ये किसी के आंकड़े बढ़ाता है। एक निश्चित अवधि के लिए यह एक विशेष प्रभाव भी प्रदान कर सकता है जो स्टेट वृद्धि की दर को बढ़ाता है। हालांकि जब स्टेट 15 से अधिक हो जाता है तो निष्क्रिय प्रभाव और विशेष प्रभाव दोनों गायब हो जाते हैं, इसलिए ये केवल शुरुआत में ही उपयोगी होता है। स्पीयर मास्टर रूट में नी के दूसरे वर्ष के अंत तक सभी आंकड़े 15 तक पहुंच जाते हैं। अगर नी के इसे चुन भी ले तो भी प्रभावी अवधि 1.5 साल से थोड़ी ज्यादा ही होती है। अकादमी का विनाश, जहां छात्र, प्रशिक्षक और प्रोफेसर एक के बाद एक मरते हैं, तीसरे वर्ष से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में, स्पीयर मास्टर मार्ग में नीके को प्राकृतिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा क्योंकि मेरी ताकत और सहनशक्ति साथ है। वैसे इस कार्य में हिडन पीस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ग्रेड, जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। जैसी कि उम्मीद थी, मैं उसे देख नहीं पाया। मैंने ध्यान से कांच की बोतल को रुमाल में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। मैं कमरे में वापस जाऊंगा और इसे पी लूंगा। नेचुरल पावर लेने के बाद आप 12 घंटे सो जाएंगे। यहाँ कोई खतरा नहीं है क्योंकि यहाँ कोई राक्षस नहीं है, लेकिन अंधेरे और नम जंगल में 12 घंटे सोना अवांछनीय है। अब जब मैंने छिपे हुए टुकड़े को सुरक्षित कर लिया है तो चलो थोड़ी देर की झपकी लेते हैं और जंगल से निकल जाते हैं। मैं तुरंत डेरा डालने की तैयारी करने लगा। मैंने इधर उधर बिखरी हुई टहनियाँ उठाई और आग जलाई। मेरा शरीर जल्दी ही गर्म हो गया। मैंने एक मोटा जैकेट और एक कंबल साथ लाया था ताकि ठंड न पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जैकेट पहनी और एक बड़े पेड़ से पीठ टिकाकर बैठ गया। मुझे तुरंत नींद आ गई। खैर, हालांकि मैंने बीच में कुछ ब्रेक लिए, फिर भी मैं 8 घंटे से अधिक समय तक चला। जैसे ही मैं सोने वाला था, सरसराहट सरसराहट, पास से गिरे हुए पत्तों पर पैर रखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने एक हाथ से अपनी कमर पर बंधी छोटी तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से ध्वनि के स्रोत पर टॉर्च की रोशनी डाली। उद्धरण चिन्ह डॉट। वहाँ एक लड़की थी जिसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और वह मेरी तरह दिखती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट। आयशा, तुम यहाँ तक क्यों आए हो? मैंने टॉर्च की रोशनी कम की और आयशा की तरफ देखा। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और अजीब तरह से बोल रही थी। सप्ताहांत में मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं आपके पीछे आ गया। किसी परिवार के बच्चे के लिए प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की सहायता करना स्वाभाविक है ना? डॉट। मुझे नहीं लगता कि यह सेटिंग है। मैं चुपचाप आयशा को देखता रहा। जैसी कि उम्मीद थी, ये झूठ था। आयशा की शारीरिक स्थिति सच्ची थी। उसके चांदी जैसे बाल, जो कुछ घंटे पहले तक शांत और चमकदार थे, बिखरे हुए थे और उसकी साफ वर्दी जगह जगह गंदी थी। सबसे बढ़कर उसके होंठ, मुलायम नम होंठ बारिश के बाद सूखी मिट्टी की तरह फटे हुए थे। यह इस बात का प्रमाण था कि उसने अधिक पानी नहीं पिया था। सांस, मैंने धीमी सी आह भरी। वह सिहर उठी और सिर झुकाकर दूसरी ओर देखने लगी, मानो सजा का इंतजार कर रही हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो मैं गुस्से में था। एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। मैंने कैंप फायर में देखा और बोला, आयशा। हाँ, आयशा की आवाज़ कांप उठी। बैठ जाओ। एक क्षण की चुप्पी के बाद आयशा ने प्रश्न किया। हाँ, बैठो। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। आयशा हिचकिचाई, फिर वहीं बैठ गई जहां वह खड़ी थी। जाहिर है उसे कैंप फायर के करीब आकर बैठना चाहिए था। जंगल में रात की हवा ठंडी होती है। यहाँ तक कि हीरो विभाग के उत्कृष्ट छात्रों को भी यदि वे ऐसे ही रहेंगे तो सर्दी लग सकती है। ऐसा लगता है कि वह सचमुच मुझे नापसंद करती है। क्या वह रात्रि भोजन के लिए अस्वीकार किए जाने पर इतनी नाराज है? मैं कैंप फायर के पास आकर बैठना चाहता था। हाँ, आयशा जल्दी से पास आए और कैंप फायर के पास बैठ गई। टिमटिमाती लपटें उसके चेहरे को रोशन कर रही थीं। उसके गाल काफी पतले लग रहे थे। उसके होंठ सूखे और सूख गए थे। मैंने कुछ देर तक आयशा की ओर देखा और कहा, आपने यात्रा के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है। आयशा का चेहरा लाल हो गया। मुझे माफ करना, पीना। मैंने उसे पानी की बोतल थमा दी। आयशा ने पलकें झपकाईं और मेरे हाथ में रखी पानी की बोतल और मेरे चेहरे के बीच बारी बारी से देखने लगी। मेरा हाथ थक रहा है। हाँ। आयशा ने जल्दी से पानी की बोतल ले ली और तब गल्प 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 गल्प। उसका गला सूख गया होगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के किसी और की पानी की बोतल से अशिष्टतापूर्वक पानी पी लिया। काफी देर तक पानी पीने के बाद उसने राहत की सांस ली और अंततः पानी की बोतल से अपना मुंह हटा लिया।
था। धन्यवाद थियो सर। आयशा ने पानी की बोतल मुझे लौटा दी। इसके बाद एक क्षण का मौन छा गया। जो बात चुप्पी तोड़ी वह थी ग्र। आयशा के पेट से आवाज। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हकलाने लगी। आह, ये है, ये वह नहीं है, लेकिन ओह। उसका चेहरा लाल हो गया, स्ट्रॉबेरी जैसा। मूल कहानी में आयशा के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, जो एक तर्कसंगत रणनीतिकार के रूप में आसपास के पात्रों को प्रभावित करती थी। लेकिन मेरे सामने जो घबराई हुई लड़की थी, वह मेरे मन में मौजूद आयशा वाल्डेर के चरित्र से बिल्कुल अलग थी। वह डरपोक लड़की वास्तव में मुझे मारने की कोशिश कर सकती है। ये सचमुच कुछ खास बात है। उसकी हकलाहट सुनते हुए मैंने अपने बैग से एक फ्राइंग पैन और कुछ खाना निकाला। इसे खाते समय एक क्षण रुको। मैंने आयशा को कुछ बिस्कुट, पके हुए सॉसेज और ब्रेड दिए। यह एक पारिवारिक मामला है। आयशा थियो की कही बात को भूल नहीं सकी। यह एक बहाना लग रहा था, लेकिन परिवार के अधिकार का उल्लेख करना अजीब था। उसे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह क्या है, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे ऐसा बताया। उसे जल्दी से पता लगाना था। थियो के कक्षा से बाहर जाने के बाद आयशा तुरंत उसके पीछे चली गई। फिर वह भी उसी गोलाकार गाड़ी में सवार हो गई। वह थियो के उतरने के एक स्टॉप बाद उतर गई। सौभाग्यवश उसके पदचिह्न बचे रहे। यद्यपि ये केवल एक स्टॉप का अंतर था, पैदल जाने में 20 मिनट लगते थे। और चूंकि वह उसके कदमों का अनुसरण कर रही थी, इसलिए उसकी गति अपेक्षा से धीमी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह उसे खो देगी। आयशा ने अपनी आंखों और पैरों को मजबूत करने के लिए मन्नत मांगी और फिर वह दौड़ पड़ी। हालांकि उसकी शारीरिक क्षमता अभी भी अकुशल थी। बर्बाद हुआ मान उपयोग किए गए मान से कहीं अधिक था। उसका मन तेजी से खत्म हो गया। फिर भी उसने वृद्धि को वापस नहीं लिया और थियो का पीछा करना जारी रखा। आखिर वह कहाँ जा रहा है? कुछ घंटों बाद आयशा मानसिक रूप से थक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह गिर पड़ेगी, लेकिन उसने अपनी इच्छाशक्ति से खुद को संभाला और अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखी ताकि उसकी नज़र उसके पैरों पर न पड़े। लेकिन एक सीमा आ गई जिसे वह अकेले अपनी इच्छाशक्ति से पार नहीं कर सकती थी। उसने कोई पानी या भोजन तैयार नहीं किया था, क्योंकि वह तुरंत उसके पीछे चली गई थी। उसका गला सूख गया था, पेट भूखा था और उसका शरीर मन की थकावट के कारण लड़खड़ा रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाए। वह अपनी गति बरकरार नहीं रख सकी। अंततः थियो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा आराम करते हैं, मैं बाद में मिलूंगा। उसके कदमों के निशान अभी भी वहां होंगे। ये सोचते हुए आयशा एक बड़े पेड़ के सहारे झुक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी थियो को उसकी खोज हुई। वह बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, लेकिन वह गहरी नींद में सो गई। जब थियो ने उस पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो उसके दिमाग में एक ही विचार आया, ये खत्म हो गया। मैंने गड़बड़ कर दी। वह तर्कसंगत ढंग से नहीं सोच सकती थी। उसके मन में जो भी आया वह बोल पड़ी। लेकिन थियो ने उसे दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसकी देखभाल की। उनका स्वर हमेशा की तरह कठोर था, लेकिन वे बहुत सौम्य थे। पेट भरा हुआ महसूस करते हुए और आग की गर्मी में तपते हुए उसे जल्दी ही नींद आ गई। आह, ये तो बहुत अच्छा है। आयशा का स्वाद थियो की तरह ही परिष्कृत था। दोपहर के भोजन के लिए छात्र कैफेटेरिया में खाने के बजाय वह अपने नौकर से एक शानदार लंच बॉक्स बनवाती थी और रात का भोजन वह रेस्तरां में करती थी। स्वादिष्ट भोजन आयशा के लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत था। थियो ने उसके लिए जो सॉसेज और ब्रेड तैयार किया था, उसका स्वाद उसके द्वारा खाए गए किसी भी अन्य भोजन से बेहतर और गर्म था। खाना खाते समय उसकी आंखों से लगभग आंसू निकल आए। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर थियो की ओर देखा। वह पत्तों से तवा साफ कर रहा था। आह, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, सब ठीक है, तुम आराम करो। उसने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, फिर फ्राइंग पैन साफ करना जारी रखा। क्या वह हमेशा से इस तरह के काम करने में सक्षम था? वह कई बार विभिन्न चीज़ों के बारे में सोचते हुए चोरी चोरी थियो की ओर देख लेती थी। उसने अपने बैग से कुछ निकाला और उसे दे दिया। यह एक कंबल था। धन्यवाद थियो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। ये कहते हुए थियो एक पेड़ के सहारे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही वह सो गया। नियमित श्वास की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। आयशा ने थियो के सोते हुए चेहरे को देखा। यद्यपि वे दूर के रिश्तेदार थे और एक दूसरे से मिलते जुलते थे, फिर भी वे व्यावहारिक रूप से अजनबी थे। उसका परिवार सदियों पहले ही उसके सीधे वंश से अलग हो गया था। वे केवल साझा रक्त की कुछ बूंदों से जुड़े थे। आयशा ने खुद को कंबल में लपेट लिया। वह उसकी गंध साफ तौर पर महसूस कर सकती थी। आप भी अच्छी नींद लें। अलबामा मार्ग खुला। दान के लिए शुक्रिया स्रोत। लेकिन ये चैपी पूरी तरह से थबकशॉट द्वारा प्रायोजित है। चैपी का आनंद लें। अध्याय 11, पहला छिपा हुआ टुकड़ा 3। जब मैं अकादमी लौटा तो शाम हो चुकी थी। आयशा से अलग होने के बाद मैंने खाना नहीं खाया और सीधे छात्रावास की ओर चल दिया। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैंने एक दिन से अधिक समय से स्नान नहीं किया था और मेरा शरीर गंदा था। स्वाभाविक रूप से मेरी आदतें मुझे इस अवस्था में कैफेटेरिया में भोजन करने की अनुमति नहीं देंगी। मैं सीधे 20वीं मंजिल पर स्थित अपने कमरे की ओर चला गया। आपका स्वागत है, युवा स्वामी। जब आप दूर थे तो क्या सब कुछ ठीक रहा? एमी, जो दालान में खड़ी थी, ने स्पष्ट भाव से मेरा स्वागत किया। उसने मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देखा, मानो वह चाहती हो कि मैं उसे बताऊं कि क्या हुआ। हाँ, चलो कल सुबह इस बारे में बात करते हैं। स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार यह एक अस्पष्ट कहानी थी। मैंने एमी से बस इतना ही कहा और अपने कमरे में लौट आया। ओह, गहरी सांस लेते हुए मैंने कमरे का दृश्य देखा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं कल तक एक नम जंगल में सोया था। अभी एक सप्ताह ही बीता था, लेकिन ये कमरा मुझे अपना सा लगने लगा था। मैंने अपना बैग कोने में रख दिया और तुरंत नहा लिया। नहाने के बाद मैं तुरंत बिस्तर पर नहीं गई।
इसके बजाय मैंने अपने बाल सुखाए और लोशन व अन्य सौंदर्य प्रसाधन लगाए। मैं तुरंत बिस्तर पर लेटना चाहता था, लेकिन अगर मैं लेटता तो मुझे झुनझुनी जैसा दर्द होता। ट्विस्टेड नोबल की गरिमा। केवल एक सप्ताह में ही इस गुण ने मुझे पावलोव के कुत्ते की तरह प्रशिक्षित कर दिया। लेकिन सजने संवरने की आदत डालना नुकसान से ज़्यादा फायदेमंद था, इसलिए मुझे विरोध करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। चलो अब इसे खोलते हैं। मैंने अकादमी की वर्दी से एक तौलिया में लिपटी कांच की बोतल निकाली और तौलिया खोल दिया। कांच की बोतल में नेचुरल पावर नामक एक भूरे रंग का तरल पदार्थ था। इसे पीने से मुझे 12 घंटे तक सोना पड़ता था। अब शाम के 7 बज चुके थे। मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था। मुझे कल जागने के समय के अनुरूप इसे अभी पीना था। मैंने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला। मैंने एक ही सांस में सारा भूरा तरल पी लिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुरंत सो गया। छिपी हुई खोज पूरी हो गई। आपको इनाम में 3 सोने के सिक्के मिले हैं। एक छिपा हुआ टुकड़ा प्राप्त करें दोहराने योग्य। आपको पहली बार एक छिपा हुआ टुकड़ा मिला है। आपको इनाम में 5 सोने के सिक्के मिले हैं। कुल इनाम 8 स्वर्ण सिक्के। अगले दिन तीसरी अवधि का व्याख्यान समाप्त हो गया। अब 1 घंटे का लंच ब्रेक था। थियो, चलो कुछ खाने चलते हैं। नोक्टार, जो मेरे बगल में बैठा था, अपनी गर्दन और बाहें फैलाते हुए बोला। जरूर, आज आप ज्यादा गरिमा में लग रहे हैं। क्या सप्ताहांत में कुछ हुआ था? मैं लंबी सैर पर गया था। नोक्टू ने अपना सिर झुका लिया। सच में, तुम्हें पता है, हम ओर्क्स उस तरह की ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये वही ऊर्जा है जो मैंने अपने पिता से महसूस की थी। खैर, चलो जल्दी करते हैं। मुझे भूख लगी है। मैं नोक्टार के साथ कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। मैं ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। शायद यह उसकी प्राकृतिक शक्ति का प्रभाव था। प्राकृतिक शक्ति न केवल आंकड़ों को बढ़ाती थी, बल्कि इसके कई छोटे छोटे प्रभाव भी थे। मूल खेल में इसे बातचीत में मदद करने, एक भयावह आभा फैलाने और एक महत्वपूर्ण उपस्थिति का एहसास दिलाने के रूप में वर्णित किया गया था। और चूंकि यह बात एक ऑक कह रहा था, तो ये सच ही होगा। जैसे कल्पित बौने अन्य जातियों की तुलना में मन को बेहतर ढंग से पहचान सकते थे, वैसे ही ऑक मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित आभा के प्रति संवेदनशील थे। यह इस बात के प्रति सच्चा रहा कि इससे व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति में वृद्धि हुई। हम लगभग 5 मिनट तक चले और स्कूल कैफेटेरिया में पहुंचे। ओह, हम अकादमी लौट ही रहे थे कि अचानक उस सीनियर ने कहीं से मेरा कंधा पकड़ लिया। सच में, लाइन बहुत लंबी थी। भले ही ये लेखक के हस्तलिखित नोट के साथ एक सीमित संस्करण हो, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? मैं सुबह उठते ही वहां गया और दोपहर के भोजन के बाद ही इसे खरीद पाया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे आज के अंत से पहले हमें बता देंगे कि हमारे व्यवहारिक परीक्षण के प्रतिद्वंद्वी कौन हैं? मुझे उम्मीद है कि मुझे किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ जोड़ा जाएगा। कैफेटेरिया में काफ़ी चहल पहल थी। छात्र सप्ताहांत में घटी घटनाओं के बारे में लगातार बातचीत कर रहे थे। सचमुच, युवा, इसी विचार के साथ मैंने नोक्टार जैसा ही मेनू ऑर्डर किया। एक ओर्क सेट भोजन, मानक भाग परोसें। कैफेटेरिया कर्मचारी ने मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखा, लेकिन जल्द ही खाना मुझे सौंप दिया। ओह, क्या बात है, थियो, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने इसे नहीं खाया। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, एक सच्चे योद्धा को खूब खाना चाहिए। हमेशा भूखा रहना एक गुण है। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक है। अधिकांश ओर्क्स बड़े खाने वाले थे। ऑक मानकों के अनुसार एक छोटा भोजन मनुष्यों के लिए अधिक भोजन था। जैसा कि नाम से पता चलता है, ऑक्सेट मील का हिस्सा बड़ा था। यह उस मात्रा से लगभग 3 गुना था जो मैं आमतौर पर खाता हूँ। हालांकि चूंकि मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं भूखा था। अब कोशिश करना उचित था। जैसे ही मैंने अपना खाना लिया और सीट की ओर जाने लगा। मैं भी ऑक्सेट मील लूंगा, कृपया मानक भाग ही दीजिए। एक लड़की ने भी मेरे जैसा ही मेनू ऑर्डर किया। मैंने उसकी ओर देखा। ओह, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। क्या संयोग है, थियो। वह लड़की किसी और जैसी नहीं थी, बल्कि वह आयशा थी। आयशा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। क्या उसने कभी छात्र कैफेटेरिया में खाना खाया था? मैंने उसे यहाँ कभी नहीं देखा था, हालांकि कैफेटेरिया बहुत विशाल था। अपने भोजन का आनंद लें। मैंने संक्षिप्त अभिवादन किया और नोक्टार के साथ खाली सीट पर बैठ गया। नोक्टार खाने को देखकर हंस पड़ा। चलो खाना खाते हैं। यह मेरे मित्र थियो के लिए है, जो एक सच्चे योद्धा के मार्ग पर चल रहा है। ठीक है, चलो इसका आनंद लें। जब मैंने देखा कि नोक्टार अपने नंगे हाथों से मांस का बड़ा टुकड़ा पकड़ रहा है और उसे पूरे दिल से फाड़ रहा है, तो मैंने अपना कांटा और चाकू उठा लिया। गल्प गल्प, चबाओ चबाओ, चूसो। लगभग 20 मिनट बाद हमने अपना भोजन समाप्त कर लिया। नोक्टू ने अपनी प्लेट साफ कर ली थी, लेकिन मैंने उसका 1/4 हिस्सा छोड़ दिया। हिस्सा बहुत ज़्यादा था। इसकी तीव्र गंध के कारण यह मेरे स्वाद के अनुकूल नहीं था। मैं अब और नहीं खा सकता था। कोई बात नहीं, थियो। किसी इंसान का पहली बार में ही इतना कुछ खा लेना वाकई कमाल की बात है। अब चलो मिठाई के लिए अपनी जनजाति का पारंपरिक अमृत लेते हैं। ठीक है, मैंने अपने पेट की मरोड़ को शांत किया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। जब मैं छात्र कैफेटेरिया से निकल रहा था, तो मैंने आयशा को देखा। वह उदास चेहरा बनाते हुए अपने बचे हुए खाने को देख रही थी। 4:20 अपराह्न। 10 मिनट में आज के सभी व्याख्यान समाप्त हो जाएंगे। मंच पर खड़े होकर तीखे चेहरे वाले गंजे प्रोफेसर रोक ने अपना चश्मा ठीक किया और कहा, आज हम जल्दी खत्म कर लेंगे। वाह, छात्रों में जयकारे गूंज उठे। शांत। रोक ने गरिमापूर्ण तरीके से अपना हाथ उठाया। उनके करिश्मे ने कक्षा में तुरंत सन्नाटा छा दिया। रोक ने बोलना जारी रखा, व्याख्यान समाप्त होने से पहले मैं व्यवहारिक मूल्यांकन की घोषणा करूंगा। ताली ताली। रोक ने ताली बजाई। एक छोटा सा सहायक एक बड़ा स्क्रॉल लेकर कक्षा में दाखिल हुआ। ओह प्रोफेसर, क्या मुझे इसे यहाँ संलग्न करना चाहिए? रोक ने थोड़ा सिर हिलाया और सहायक ने स्क्रॉल को ब्लैकबोर्ड के बगल वाली दीवार पर चिपका दिया।
तीसरे सप्ताह का व्यावहारिक मूल्यांकन नोटिस। मूल्यांकन प्रारंभ समय तीसरे सप्ताह का शुक्रवार सुबह 9:30 बजे। कक्षा में सभी की निगाहें स्क्रॉल पर थीं। मैं मुख्य बिंदुओं को समझाऊंगा। सबसे पहले, मूल्यांकन शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे शुरू होगा, जैसा कि लिखा गया है। आप सभी यहाँ इस कक्षा में इकट्ठा होंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। रोग की आवाज़ अभी भी तीखी थी, लेकिन छात्रों को वह ठीक से समझ नहीं आ रही थी। सभी छात्र सूची में अपने प्रतिद्वंद्वियों को ढूंढ रहे थे। अकादमी के शीर्ष चिकित्सक स्टैंड बाय पर रहेंगे, इसलिए बिना किसी बोझ के अपने कौशल का प्रदर्शन करें। बस इतना ही। ये कहकर रोग कक्षा से बाहर चला गया। सहायक एक पिल्ले की तरह उसके पीछे चला गया। इसके बाद कक्षा छात्रों की बातचीत से गूंज उठी। अरे, ये तो घोटाला है। मैं एक कोर्ट को कैसे हरा सकता हूँ? कम से कम आप आयशा के खिलाफ तो नहीं हैं। मेरे लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कृपया मेरा ख्याल रखना, पेल। मुझे आशा है कि हमारा मैच अच्छा होगा। इस बार मैं जरूर जीतूंगा। मैं किसके खिलाफ हूँ? 39वां मैच, राल्फ वायल थियो लिनवाल्डेर। ये वही है। राल्फ वायल, वह एक नामित पात्र है जो मुख्य रूप से अपने प्राथमिक हथियार के रूप में एक बड़े 2 हाथ वाले क्लब का उपयोग करता है। वह अपनी हीनता, ईर्ष्या और जलन की भावनाओं के कारण भ्रष्ट हो जाता है और मूल खेल के अधिकांश मार्गों में खलनायक बन जाता है। बेशक, स्पीयरमैन मार्ग में वह खलनायक भी बन जाता है। उनकी वर्तमान रैंकिंग 37वीं है। वह एक ऐसा छात्र है जिसके पास निकट युद्ध की उत्कृष्ट क्षमताएं हैं तथा वह आत्म सुधार की क्षमता रखता है। यह आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। उसकी प्रभावशाली मांसपेशियों की बदौलत मैं उसे अच्छी तरह याद रखता हूँ। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, थियो। नोक्टार ने अपने विशाल हाथ से मेरे कंधे को थपथपाया। ठीक है, धन्यवाद। वैसे, नोक्टार, आपका प्रतिद्वंद्वी एक जादूगर है। क्या आप आश्वस्त हैं? हे, यह मेरे सीखे हुए ज्ञान को परखने का एक शानदार मौका है। मैं खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ, खासकर जादुई लड़ाइयों की समझ पर। चलो ट्रेनिंग ग्राउंड चलते हैं। आज आराम करने का तो इरादा नहीं है ना, थियो? बिल्कुल नहीं, चलो चलें। यद्यपि राल्फ के खिलाफ मेरी जीत की संभावना कम है, फिर भी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। राल्फ, नीके, पील या आयशा जैसे शीर्ष दावेदारों में से नहीं है, लेकिन वह शीर्ष 20% में एक मजबूत फाइटर है। सबसे जरूरी काम मेरी प्राकृतिक शक्ति का परीक्षण करना है। छिपी हुई क्षमताएं स्थिति विंडो पर दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि स्टेटस विंडो पर प्रदर्शित मेरी ताकत और सहनशक्ति पहले की तरह ही 7 पर ही बनी हुई है। मूल गेम में नीके ने लगभग 3 स्टेट पॉइंट हासिल किए थे। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितने हासिल किए हैं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। नोक्टार के साथ मैं प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। थियो के कक्षा से बाहर जाने के बाद राल्फ उस स्थान को घूरता रहा जहां वह खड़ा था। उसका चेहरा उग्र था। उस बदकिस्मत परजीवी को यही सजा मिली है। थियो लिनवाल्डेर अपने परिवार के अलावा उस योग्य व्यक्ति के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं था जो हाल ही में बहुत परेशान करने लगा था। और आज किसी कारणवश थियो की उपस्थिति राल्फ को परेशान कर रही थी। तुम उसके खिलाफ जा रहे हो। राल्फ को लगा कि पील, जिसने उससे संपर्क किया था, ने हाल ही में उस लड़के में रुचि ली थी। राल्फ ने बोलते हुए उपहास किया। मैं उस पर धीरे धीरे और अच्छे से कदम रखूंगा। राल्फ को पेल से प्यार हो गया था, लेकिन यह एक तरफा प्यार था। पेल ने पहले कभी राल्फ से बातचीत शुरू नहीं की थी। ये तथ्य कि पीएल ने पहली बार उससे बात करना शुरू किया था, उसे खुशी और गुस्से दोनों से भर गया। उस परजीवी में ऐसी क्या खास बात है? राल्फ के लिए पेल उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था जिसकी वह बचपन से चाहत रखता था। प्रतिष्ठित चालोन परिवार की युवा महिला अकादमी के शीर्ष सेनानियों में दूसरे स्थान पर है, जिनके कौशल ने उनके नाम के साथ न्याय किया है। उसका छोटा, नाजुक शरीर सुडौल था। उसके छोटे, लाल बाल उसके मजबूत बाहरी स्वरूप और कोमल आंतरिक स्वरूप को दर्शाते थे। उसकी कोमल बेज त्वचा और उसकी हल्के पन्ने के रंग की आंखें। राल्फ को पेल की हर चीज़ पसंद थी। अगर आप थियो पील के खिलाफ मेरा मैच देख सके तो मैं इसकी सराहना करूंगा। जरूर, मैं देखूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। इन शब्दों के साथ पीएल एक पल में गायब हो गया। वाह, एक और ऐसा ही। इस लड़के को प्रायोजित करने के लिए ट्रांसह्यूमनिस्ट साइक्स का शुक्रिया। चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 12, क्रोधित 1। 4:40 अपराह्न। रात्रि भोजन का समय कुछ जल्दी हो गया था। पिछले सप्ताह की तरह नोक्टार और मैंने भोजन से पहले मैच खेलने का निर्णय लिया। प्रशिक्षण हॉल में पहुंचने पर नोक्टार और मैं सीधे अखाड़े की ओर चल पड़े। कई अभ्यास हथियार हमें अपनी रैक पर मिले। उनमें से नोक्टार ने एक 2 हाथ वाली गदा चुनी। मैं हल्के से हंस पड़ा। तुम्हें मुझ पर इतना नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है। मेरे व्यावहारिक मूल्यांकन में राल्फ वायल का मुख्य हथियार 2 हाथ वाली गदा है। उन्होंने मुझे तैयारी में मदद करने के लिए गदा चुनी होगी। मुझे पहले ही नोक्टार से काफ़ी मदद मिल चुकी थी, जिससे मुझे कुछ हद तक अपराधबोध महसूस हुआ। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आज कुल्हाड़ी चलाऊंगा तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मेरा उत्साह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा कहते हुए नोक्टार गर्म होने लगा। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसने पूरे दिन मेरी प्राकृतिक शक्ति से मेरे बड़े हुए आभामंडल को महसूस किया था। ओर्क्स योद्धाओं की एक जाति है। अधिकांश मनुष्यों के विपरीत वे शक्तिशाली विरोधियों से लड़ना पसंद करते हैं। इतना कहने के बाद मैं सोच रहा हूं कि आज मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा। 3 मिनट, 5 मिनट। हालांकि नोक्टार कुल्हाड़ी जितना कुशल नहीं है, लेकिन गदा चलाने में माहिर है। यह उसका दूसरा सबसे अच्छा हथियार है। मैंने एक लंबी तलवार और ढाल उठाए, फिर वार्म अप करने के लिए आगे बढ़ा। मैं अपने अंदर जो शक्ति महसूस कर रहा था वह मानो उबल रही थी। बस गर्म होने से ही मुझे पहले से कहीं ज्यादा अलग ताकत का एहसास होने लगा। नोक्टार की तरह ही मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा। क्रमशः अपना वार्म अप पूरा करने के बाद मैं नोक्टार के पास गया, जो विशाल अखाड़े के बीचों बीच खड़ा था।
नोकटार, जो आने वाले मुकाबले के लिए उत्साहित लग रहा था, मुस्कुराया और अपने नुकीले दांत दिखाए। हे, तो फिर शुरू करते हैं। हो, हमारे कुछ दोस्त आ गए हैं। मैं घूम गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, नोकटार। थियो, हमें नहीं पता था कि कोई और यहाँ पहले आ जाएगा। और कप्तान और गूंगा, वो नीके और पेल डे चालोन थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी मैच खेलने आए थे। आगामी व्यवहारिक मूल्यांकन में उन्हें एक दूसरे का सामना करना था। अन्य विभागों के छात्र, प्रोफेसर और सुविधा कर्मचारी सभी हीरो विभाग के मूल्यांकन देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से उस दिन बाकी सभी विभाग अवकाश लेते हैं। यह उन भावी नायकों को पहले से देखने का अवसर होता है जिनकी वे सेवा करेंगे। बेशक ये वैकल्पिक है, लेकिन अन्य विभागों के कोई भी छात्र इसमें शामिल न होने का विकल्प नहीं चुनते। नीके और पील की रैंकिंग पहले और दूसरे नंबर पर है। उन्हें ऐसी प्रतिभाएं माना जाता है जो हर 10 साल में एक बार सामने आती हैं, यहाँ तक कि महाद्वीपीय स्तर पर भी। उनका मैच न केवल हीरो विभाग का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि पूरे महाद्वीप का ध्यान आकर्षित करता है। कल इस समय तक पूरी अकादमी को खबर मिल चुकी होगी, ये साबित करने के लिए कि यह मुख्य मुकाबला है। उनका मुकाबला आखिरी में होगा। मैंने उनसे बात की। हम पहले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग पहले यहाँ थे। हम इंतजार करेंगे। आगे बढ़ो। नीके और पेल दर्शक सीटों पर चले गए। जैसे ही वे बैठे, मैंने एक पल के लिए उन पर नजर डाली। पेल हार जाएगा। नीके 1 मिनट से भी कम समय में आसानी से जीत जाएगा। इसके बाद उसका अभिमान टूट जाएगा। पेल को नीके द्वारा सांत्वना मिलेगी और उनके बीच गुलाबी रंग का रिश्ता शुरू होगा। ऐसा कहा जाता है कि सक्षम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है। मैंने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा, सांस छोड़ी और नोकतार को घूरा। नोकतार हमेशा की तरह नहीं, एक भयंकर आभा बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म के ग्लैडिएटर का सामना कर रहा हूँ। अखाड़ा किसी कोलोसियम जैसा था। दर्शक भी थे, हालांकि उनकी संख्या कम थी, और मेरे सामने एक विशालकाय ऑक खड़ा था, लगभग 2 मीटर लंबा। नोकतार ने अपने क्लब पर अपनी पकड़ को समायोजित किया। अगर तुम नहीं आओगी तो क्या मैं पहले जाऊं? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं जाऊंगा। मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। स्टैंड से पील ने थियो और नोकतार के बीच द्वंद्व देखा। अगर ऑक कप्तान पीछे नहीं हटता है, भले ही वह लंबे समय तक टिके, लगभग 1 मिनट। पीएल के लिए सभी अच्छे वरिष्ठ सहपाठी, सहकर्मी और यहाँ तक कि प्रोफेसर भी मुस्कुराहट के साथ आते थे, लेकिन उसे अपने आसपास के माहौल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बावजूद वह नोकतार हर मोड के बारे में जानती थी। पहले सेमेस्टर के व्यवहारिक मूल्यांकन के दौरान दिखाए गए उसके बेकाबू और अनियंत्रित कुल्हाड़ी कौशल ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। क्या उसे सचमुच उसे चुनौती देनी होगी? थियो लिन वाल्डेर, राजघराने और उसकी अपनी वंशावली के अलावा उसका खानदान सबसे कुलीन था, लेकिन वह पूरी तरह से मूर्ख और पूरी तरह से अयोग्य था। इससे भी बदतर, उसके चरित्र को विकृत कर दिया गया था, जिससे वह हीरो विभाग का कलंक बन गया। पेल ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि यह कचरा उसके महान वंश के प्रति अर्जित श्रद्धा को धूमिल कर दे। हुआंग हुआंग, ऐसा लग रहा था जैसे ऑक का डंडा हवा को चीरता हुआ गर्जन जैसी ध्वनि पैदा कर रहा हो। उनकी क्षमताओं में बहुत अंतर था। उस मूर्ख के लिए ऑक एक दुर्गम दीवार थी, लगभग उतनी ही जितनी नीके और उसके बीच की खाए। और अभी तक, ओह थियो, तुम मेरी सोच से बेहतर हो। नीके, जो उसके बगल में थी, बोली। जैसा कि उसने कहा, वह मूर्ख अच्छी लड़ाई लड़ रहा था। उसने जवाबी हमले के लिए ऑक के हमले का भी इस्तेमाल किया। क्या उनमें हमेशा से ही इस स्तर का कौशल था? बेशक यह नीके या खुद की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन मूर्ख की चाल फुर्तीली थी। उसके पास ताकत और सहनशक्ति भी थी। उसने ऑक के साथ शक्ति संघर्ष में भी अपनी पकड़ बनाए रखी, हथियारों का टकराव किया। बेशक स्थिति ऑक के पक्ष में थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि मूर्ख बस सहन कर रहा था। उद्धरण डॉट। लेकिन मूर्ख की आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ धीरज नहीं रख रहा था, उसका लक्ष्य जीतना था, और इसलिए मूर्ख और के खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह टूट जाएगा, लेकिन वास्तव में कभी नहीं टूटा। हा थियो, सप्ताहांत में तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक अलग ही इंसान बन गए हो। और कैसे दहाड़ा जैसे उसे मजा आ रहा हो। साथ ही उसकी चाल और भी तेज और शक्तिशाली हो गई। उसने अपने गुणों को सक्रिय कर लिया था, युद्धवृत्ति और रक्त क्रोध, सब खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में ऑक दुर्जय था। बेशक अगर वे अंत तक लड़े तो जीतेंगे। ऑक की झुंझुनी ऊर्जा दर्शकों तक पहुंच गई। हालांकि मूर्ख की आंखों में जोश कभी कम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा मत करो। बचो थियो, अपनी वंशावली की शक्ति दिखाओ। किसी तरह आयशा, जो विपरीत दिशा में बैठी थी, उस मूर्ख का उत्साहवर्धन कर रही थी। क्या उसे मूर्ख से नापसंद नहीं होना चाहिए था? ऑक द्वारा अपनी विशेषता सक्रिय करने के बाद थियो ने जवाबी हमला किए बिना केवल रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। वह छोटे मोटे हमलों की अनुमति देते थे, लेकिन धमकी भरे हमलों से बचते थे। बिल्कुल नहीं। क्या वह अभी भी जीतने के बारे में सोच रहा है? ये सही है थियो, बस ऐसे ही। ऑक चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप सही वार करते हैं तो पता नहीं क्या होगा। उन हमलों को जाने दो। मैं उफ, जैसे ही आयशा ने आह भरी। दरार। थियो की अभ्यास तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। यह ऑक के हमले का सामना नहीं कर सका और टूट गया। ये खत्म हो गया। क्या थियो सचमुच इतनी दूर तक पहुंच गया है? वह पहले सेमेस्टर से बिल्कुल अलग व्यक्ति है। नीके ने उसके बगल में बड़बड़ाया। खो गया। हा, मुझे पता था कि मैं सही था थियो। तुम एक योद्धा के खून के साथ पैदा हुए थे। जैसे ही ऑक जोर से हंसा और अपना हाथ बढ़ाया, मूर्ख ने उसे पकड़ लिया। मूर्ख का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। हालांकि पेल को वह भावना नजर नहीं आई जो कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर दिखाई दी और फिर गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह। वह भावना थी क्रोध, कौशल में सुधार के लिए सबसे आवश्यक मौलिक भावना।
नीके नामक विशाल पर्वत का सामना करने के बाद वह अनजाने में ही एक भावना को भूल गई थी। द्वंद्व युद्ध के बाद हमेशा की तरह मैं नोकटार के साथ खाना खाने गया। तथापि रात के खाने पर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने छात्र कैफेटेरिया में खाना चखा था और वह बहुत स्वादिष्ट था। आयशा भी स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल हो गई। मुझे याद है कि वह खाने की शौकीन थी। कैफेटेरिया का खाना बुरा नहीं है, लेकिन ये रेस्तरां के बराबर नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। एक नए योद्धा का हमेशा स्वागत है। तुम ही धनुष चलाती हो, है ना? आयशा थी ना? मुझे याद है क्योंकि तुम बहुत कुशल हो। ये सही है, आप नोकटार हरमोड हैं और छात्रों के नेता, है ना? मैं शुरू से ही थियो के साथ आपके स्पैरिंग सत्र को देख रहा हूँ और यह मेरे लिए लंबे समय के बाद एक मजबूत योद्धा की आत्मा को महसूस करने का एक मूल्यवान समय था। हा, एशियन रेगिस्तानी जनजाति के सभी योद्धाओं की आत्माएं बहुत मजबूत होती हैं। तुम तो बातें भी अच्छी करते हो। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे लगा कि तुम भी थियो जैसे दोस्त हो। तुम्हारा क्या मतलब है, थियो जैसा दोस्त? नोकटार सामान्यतः शांत भोजन के विपरीत शोरगुल भरे भोजन के बाद मैंने अपना शक्ति प्रशिक्षण समाप्त किया और अपने कमरे में लौट आया। एमी, जो हमेशा मेरे साथ थी, चली गई थी। मैंने सोचा था कि एक बार समझाने के बाद वह समझ नहीं पाएगी, लेकिन उसके बिना यहाँ कुछ खालीपन सा महसूस होता है। मैंने अपना गाउन पहना और बिस्तर पर बैठकर नोकटार के साथ अपनी लड़ाई पर विचार करने लगा। आज मैं हार गया था, पूर्णतया। ये किसी ऐसे व्यक्ति का परिणाम था जिसके पास न तो प्रतिभा थी और न ही प्रशिक्षण। नोकट की दीवार बहुत ऊंची थी। जब उसका गुण सक्रिय हो गया तो मैं अपने बचाव के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा नोकटार ने अपने प्राथमिक हथियार कुल्हाड़ी के स्थान पर एक कुंद हथियार का इस्तेमाल किया था। राल्फ वायल का कुंद हथियार कौशल, जिसका सामना मुझे व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन में करना होगा, निश्चित रूप से नोकटार से भी अधिक उत्कृष्ट होगा। इसे रफू करें। मैंने निश्चित रूप से कुछ प्रगति हासिल की थी, लेकिन यह निराशाजनक था। बेशक अगर मैंने नेचुरल पावर के विशेष प्रभाव ओवरलोड का इस्तेमाल किया होता, जो एक निश्चित अवधि के लिए आंकड़े बढ़ाता है, तो मैं ज़्यादा देर तक टिक सकता था। लेकिन फिर भी मैं जीत नहीं पाता, और ओवरलोड का उपयोग करने से कुछ दिनों तक मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द होता था, इसलिए मैं इसका उपयोग केवल शुक्रवार को ही कर सकता था। मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूँ। मुझे जल्दी से मजबूत होने की ज़रूरत है। सोचो तो, मैंने दुकान के लिए कुछ सोने के सिक्के कमाए थे। मैंने तुरंत दुकान की खिड़की खोली। सप्ताह के लिए एक चौथाई चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 13 क्रोध 2 काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स। गेम में युद्ध संबंधी विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताएं भी मौजूद हैं। इसमें ऋषि का मस्तिष्क है जो समग्र बुद्धि को बढ़ाता है, बौने का स्पर्श है जो असाधारण वस्तुओं को बनाने की संभावनाओं को बढ़ाता है, और व्यापारी की आंख है जो मूल्यवान वस्तुओं को देख सकती है। इसके अलावा खेल में अज्ञात अनुप्रयोगों वाले कई लक्षण पाए जा सकते हैं। खेल का एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते मैं उन सबसे अस्पष्ट विशेषताओं से भी परिचित हूं जिनके बारे में आम खिलाड़ी नहीं जानते। हालांकि अब ये कोई खेल नहीं बल्कि हकीकत है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये छोटी छोटी खूबियां असल जिंदगी में कैसे लागू होंगी और कितनी कारगर होंगी। शेष मुद्रा 8 स्वर्ण सिक्के 10 रजत सिक्के। यह एक महत्वपूर्ण धनराशि है, लेकिन ये कुछ ऐसा खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है जो शुक्रवार को होने वाले व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन में सहायक हो। हथियार विशेषज्ञ मूल्य 20 सोने के सिक्के। तलवार विशेषज्ञ मूल्य 20 सोने के सिक्के। वर्तमान मुद्रा 8 स्वर्ण सिक्के 10 रजत सिक्के। अगर मेरे पास कम से कम एक विशेषज्ञ स्तर का गुण होता तो शायद मेरे पास मौका होता। हालांकि मेरे पास पर्याप्त मुद्रा नहीं है और विशेषज्ञ स्तर का गुण खरीदना बेकार लगता है। हथियार विशेषज्ञ तलवार विशेषज्ञ का उन्नत संस्करण नहीं है। दोनों एक जैसे हैं। बेशक अगर तलवार का इस्तेमाल करना हो तो तलवार विशेषज्ञ ही चुनेंगे। मास्टर स्तरीय विशेषताएं विशेषज्ञ स्तरीय विशेषताओं का एक बेहतरीन अपग्रेड हैं। अगर आपके पास कई विशेषज्ञ स्तरीय विशेषताएं हैं तो आप लगभग 50वें स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन शीर्ष 10 में जगह बनाना असंभव है। उत्कृष्ट परिणामों के साथ स्नातक होने के लिए आपके पास कम से कम 2 मास्टर स्तरीय गुण होने चाहिए। भले ही वे नीके या पील के स्तर पर न हो, लेकिन जो लोग वर्तमान में शीर्ष 10 में हैं उनमें कम से कम एक मास्टर स्तर का गुण अवश्य है। और उनमें से अधिकांश नामित पात्र हैं जो अकादमी क्रशिंग एपिसोड से बच जाएंगे, जहां कई छात्र मर जाते हैं। सांस क्या सचमुच कोई समाधान नहीं है? यद्यपि व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन में कुल ग्रेड का प्रतिशत कम है, फिर भी मैं फिलहाल निष्कासित होने के कगार पर हूँ। मुझे जीतना ही होगा। राल्फ इस समय मेरे लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है जिसे सिर्फ 1 या 2 आंकड़े बढ़ाकर पाटा नहीं जा सकता। मुझे कुछ क्रांतिकारी चाहिए। स्टोव में घूमते समय एक खास बात ने मेरा ध्यान खींचा। पर्यवेक्षक की नज़र। मूल्य 7 स्वर्ण सिक्के। मूल कृति में इस विशेषता की उपस्थिति बहुत कम थी, सिवाय इसके कि यह नायक को शाही सामाजिक क्लब में भाग लेने के दौरान अभिजात वर्ग के नृत्य के कदमों का अनुसरण करने में मदद करती थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह न केवल नृत्य चालों का बल्कि अन्य आंदोलनों का भी विश्लेषण कर सकता है। ये हो सकता है, क्या मैं इसका उपयोग तलवारबाजी सीखने के लिए भी कर सकता हूँ? लेकिन ऑब्जर्वर में अन्य युद्ध संबंधी विशेषताओं की तुलना में अधिक सीमाएं हैं। सबसे पहले आपको प्रतिद्वंद्वी की चालों को सीधे देखना होगा। जैसा कि नोकटार ने भी माना, मेरी तलवारबाजी कमजोर नहीं बल्कि असाधारण है। मूल कार्य में तलवारें एक छोटा हथियार थीं, जिसका अर्थ था कि सीखने के लिए बहुत कम लोग थे। दूसरी बात, इससे सिर्फ गतिविधियों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। बाकी सब मुझे खुद ही सीखना होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि मेरा शरीर मेरे दिमाग की बात नहीं मानेगा। नायक नीके इन हरकतों की तुरंत नकल कर सकता है क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन मैं नहीं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षमता अत्यंत उपयोगी है।
संभावना बहुत कम हो सकती है, लेकिन हैरानी की बात है कि मुझ में भी इसे दोहराने की क्षमता हो सकती है, इसलिए इसे आजमाना जरूरी है। अब मुझे किससे सीखना चाहिए? नीके और पेल का सवाल ही नहीं उठता। वर्तमान मार्ग में नीके का प्राथमिक हथियार भाला है, जबकि पीएल का हथियार रैपियर है। अगर मैं पहली बार तलवार उठाऊं तो भी वे संभवतः मुझसे बेहतर चमकेंगे। हालांकि वे दोनों प्रतिभाशाली हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे पढ़ाने में अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये तो आसान है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? संभवतः उनका जवाब होगा, इसके अलावा पेल मुझसे इतनी नफरत करता है कि वह मुझे मूर्ख कहता है। वह मुझे पढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाती थी। उस स्थिति में प्रोफेसर मारी का क्या होगा? पहली नज़र में वह सबसे मददगार व्यक्ति लगती है। मूल कहानी में उसका मुख्य हथियार एक लंबी तलवार है। एक वर्तमान नायक और प्रोफेसर के रूप में उसकी तलवारबाजी मुझसे बेहतर होनी चाहिए। हालांकि वह निष्पक्ष है। कुछ ही दिनों में व्यवहारिक मूल्यांकन शुरू होने की तनावपूर्ण स्थिति में वह किसी छात्र को व्यक्तिगत रूप से पाठ नहीं पढ़ाएंगी। मेरी कमजोर लेकिन सुधरती प्रतिष्ठा को भी धक्का लगेगा। न तो एमी और न ही आयशा काम करेंगी। एमी अत्यधिक कुशल है, लेकिन वह एक हत्यारी है। वह निकट युद्ध में शामिल नहीं होती। आयशा का प्राथमिक हथियार धनुष है। वह तलवार का प्रयोग नहीं करती। इससे केवल एक व्यक्ति बचता है। वहाँ वास्तव में एक ही व्यक्ति है। मूल कहानी के प्रत्येक भाग में यह व्यक्ति तलवार का प्रयोग करता है तथा उसके पास असाधारण कौशल है। लेकिन वे मुझे नापसंद करते हैं। क्या वे मुझे सिखाएंगे भी? किसे परवाह है? या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। चाहे मैं उस व्यक्ति की तलवार से मारा जाऊं या निष्कासित होकर मुख्य खोज में असफल हो जाऊं, मरना एक ही बात है। अगली सुबह हमेशा की तरह आइरीन वृत्ताकार ट्रेन में चढ़ गई। फिर उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से पीछे वाली सीट पर चली गई। जैसी कि उम्मीद थी, वह वहां मौजूद था, लेकिन वह आज कोई किताब नहीं पढ़ रहा है। थियो उदासीन भाव से खिड़की से बाहर देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि उसने यह नहीं दिखाया, लेकिन आइरीन को खालीपन का एहसास हुआ। कल ही तो उसने उससे बैठने का आग्रह किया था। बेशक वह बस बैठ सकती थी, लेकिन घमंडी आइरीन ने खड़े रहना ही बेहतर समझा। वह बीच बीच में थियो की तरफ देख लेती। उस पल में थियो ने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाईं। जवाब देने के बजाय आइरीन ने अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी कर लीं, मानो उसे अगले शब्द जल्दी से कहने के लिए कह रही हो। हालांकि थियो की ओर से कोई अतिरिक्त शब्द नहीं थे। उसने उसकी ओर देखते हुए अपने होठों को हल्के से काट लिया। एक क्षण बाद उसका मुंह खुल गया। उद्धरण चिन्ह। मैं पूछने के पक्ष में हूँ। आइरीन हैरान और उत्सुक थी। उसने पहले कभी थियो के मुंह से एहसान शब्द नहीं सुना था। आखिर वह कौन सी बात थी जो उसे इतना तनावग्रस्त बना सकती थी? अपने मन में विभिन्न विचार चलते हुए आइरीन थियो के पास पहुंची। व्याख्यान समाप्त होते ही मैं तुरंत सर्कुलेटिंग कैरेज में चढ़ गया। अकादमी के सभी छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण मैदान पर जाना, न कि केवल हीरो विभाग के लिए विशेष प्रशिक्षण मैदान पर जाना। जब मैंने आइरीन से तलवारबाजी सिखाने के लिए कहा तो उसने एक सूक्ष्म भाव के साथ सहमति व्यक्त की। ये सचमुच सौभाग्य की बात थी। सच कहूं तो मुझे लगा था कि मुझे अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसके लिए मुझे नापसंद करना स्वाभाविक था, और आइरीन नाइट विभाग की शीर्ष छात्रा है। वह न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि वह बहुत मेहनत भी करती है। उसके पास अपना कीमती समय मुझ पर खर्च करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश करने और पूछने का निर्णय लिया, और यह काम कर गया। ये स्टॉप तीसरे प्रशिक्षण मैदान के सामने है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, ये स्टॉप तीसरे प्रशिक्षण मैदान के सामने है। कृपया उतरने से पहले अपना सामान जरूर ले लें। विभिन्न विचारों में खोया हुआ मैं प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचा। मैंने हीरो विभाग की तुलना में कुछ जर्जर दिखने वाले प्रशिक्षण मैदान का दरवाजा खोला। शायद इसलिए कि अभी भोजन का समय था। प्रशिक्षण मैदान के अंदर शांति थी। मैं विभिन्न प्रशिक्षण मैदानों की ओर जाने वाले कई लंबे रास्ते देख सकता था। इनमें से वह स्थान जहां मुझे आइरीन से मिलना था, तलवारबाजी प्रशिक्षण मैदान था। चरमराहट। मैंने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि आइरीन अपने प्रशिक्षण पोशाक पहने हुए हवा में लकड़ी की तलवार लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर पहले ही यहां आ गई हो, क्योंकि उसकी पीली गर्दन पर पसीने की कुछ बूंदें लुढ़क रही थीं। वूश वूश। उसकी लकड़ी की तलवार के हर झटके के साथ पीछे बंधे उसके लंबे बैंगनी बाल लहराते हैं। नाम आइरीन असलान। लिंग महिला। आयु 16। जाति मानव। संबद्धता एलेनिया अकादमी नाइट विभाग असलान बैरन परिवार। शक्ति 10। सहनशक्ति 10। मन 8। दृढ़ता 10। लक्षण शिष्टता निष्क्रिय प्रभाव रक्तरेखा क्षमता। तलवार विशेषज्ञ निष्क्रिय प्रभाव। हथियार विशेषज्ञ निष्क्रिय प्रभाव। मन नियंत्रण निष्क्रिय प्रभाव। जैसी कि उम्मीद थी, वह अभी भी विशेषज्ञ स्तर पर है। लेकिन उसकी विशेषताएं ही सब कुछ नहीं है। एक शूरवीर परिवार में जन्मी और पली बड़ी, उन्हें बचपन से ही कठोर शिक्षा मिली। थियो के विपरीत अपने व्यक्तित्व को देखते हुए वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी लगन से प्रशिक्षण लेती। जब मैंने आइरीन को अपनी लकड़ी की तलवार घुमाते हुए देखा तो उसने अपना पसीना पोंछा और मेरी ओर देखा। तुम यहाँ हो? हाँ, बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम्हें तलवार चलाते देखा है। जब हम छोटे थे तब मैंने तुम्हें साथ में ट्रेनिंग करने के लिए कहा था, तब तुमने हमेशा मना कर दिया था। खैर, पहले वार्म अप तो कर लो। ठीक है। मैंने नोकटार की तरह वार्म अप किया। तभी आइरीन ने मुझ पर एक लकड़ी की तलवार फेंकी। अब मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। वाक्यांश। मुझे लगता है कि मैं हाल ही में यह बात बहुत सुन रहा हूँ। वह मुझे नीचे देख रही होगी। आइरीन का शायद यह मतलब नहीं था, लेकिन उसे यह बुरा लगा। आइरीन की ताकत और सहनशक्ति दोनों 10 हैं। आंकड़ों को देखकर ऐसा लगा कि एक बार प्रयास करना उचित होगा। मैं आ रहा हूँ आइरीन। मैं सीधे उस पर टूट पड़ा। मेरा पहला कदम जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए।
मानो नीचे की ओर वार करने के लिए मैंने लकड़ी की तलवार उसकी ओर घुमाई। थवैक! आइरीन ने अपनी आंखें चौड़ी करके मेरे हमले को रोक दिया। फिर उसने तेजी से अपनी लकड़ी की तलवार छोड़ दी। स्वूश! उसने मेरे कंधे पर निशाना साधा। अगर ये असली लड़ाई होती तो वो मेरी गर्दन पर हमला करती। लगता है उसने मेरे साथ नरमी बरती। उसने थियो को एक नज़र में ही इतना नाकाबिल समझ लिया होगा। हो! मैंने अपनी लकड़ी की तलवार से उसके प्रहार को रोका और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला। मेरी अप्रत्याशित शक्ति से आश्चर्यचकित होकर आइरीन ने एक प्यारी सी आवाज़ निकाली जब उसे पीछे धकेला गया। उद्धरण चिन्ह। लगता है मैं जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा संभाल सकता हूँ। अब मुझे उसे अपना असली हुनर दिखाना है। मैंने लगातार भयंकर हमले जारी रखे। सप्ताह के लिए 2/4 चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 14 क्रोध 3। कुछ ही समय बाद थियो का आइरीन के साथ द्वंद्व समाप्त हो गया। बेशक थियो हार गया था। थियो ने दोनों हाथों से अपनी जांघों को पकड़ लिया और अपने लगभग गिरते हुए शरीर को सहारा देते हुए हौंफते हुए सांसें लेने लगा। ये कितना निराशाजनक मामला है। अभी 10 मिनट पहले ही उसे लगा था कि उसके पास मौका है, लेकिन ये केवल उसका अपना भ्रम था। उसकी लकड़ी की तलवार आइरीन के कपड़ों को छू तक नहीं पाई। उससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि वह सिर्फ बचाव में उतरी। आइरीन ने संभवतः अपनी वास्तविक शक्ति का 10% भी उपयोग नहीं किया। आंकड़े और विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे सब कुछ नहीं हैं। आइरीन की तलवारबाजी इतनी शानदार थी। हालांकि यह नोकतार द्वारा कुल्हाड़ी चलाने जैसा विस्फोटक बल नहीं था, फिर भी उसने उसके सभी महत्वपूर्ण हमलों को आसानी से विफल कर दिया। उन्होंने सचमुच एक दुर्गम दीवार की उपस्थिति महसूस की। आइरीन ने चुपके से थियो पर नजर डाली। पसीने से लथपथ होकर उसने अपना सिर झुका लिया और सांस लेने लगा। उसके भीगे हुए प्रशिक्षण कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिससे उसका दुबला और सुडौल शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आइरीन को लगा कि उसका चेहरा गर्म हो गया है और उसने जल्दी से जमीन की ओर देखा। लेकिन अपने भोलेपन के अलावा वह वास्तव में काफी सभ्य है। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन आइरीन को काफी हैरानी हुई। थियो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर था। यदि किसी को निकट युद्ध के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का नाम बताना हो तो अधिकांश लोग शारीरिकता और तकनीक को चुनेंगे। थियो की शारीरिक बनावट असाधारण थी। अपनी लकड़ी की तलवार से वह जो ताकत दिखाता था उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। उस स्तर पर वह निश्चित रूप से शूरवीर विभाग में उच्च श्रेणी में होगा। प्रतिभाशाली लोगों से भरे नायक विभाग में वह कम से कम मध्य में तो होगा ही। उनकी गति प्रभावशाली थी और वह कुछ तकनीकों का उपयोग करना जानते थे। यद्यपि वह अपरिष्कृत था, फिर भी वह जानता था कि तकनीकों को कैसे क्रियान्वित किया जाए। आइरीन का परिवार असलान एक प्रतिष्ठित शूरवीर परिवार था। वह प्रसिद्ध शूरवीरों को देखते और उनसे सीखते हुए बड़ी हुई थी। वह जानती थी कि एलिनिया अकादमी में कई लोग उससे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन तलवारबाजी के मामले में उसे पूरा विश्वास था कि वह किसी से नहीं हारेगी। आखिरकार वह अपनी कक्षा में अव्वल तो थी ही, वह न सिर्फ व्यावहारिक युद्ध में कुशल थी बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी उत्कृष्ट थी। इसलिए उसे थियो की कमजोरियों को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो अब उसे जो चाहिए वो है उन कुछ तकनीकों में दक्षता बढ़ाने के लिए जिनका वह वर्तमान में उपयोग कर सकता है, भले ही वह अपरिष्कृत हो। अगर वह इस क्षेत्र में सुधार कर पाता तो उसके कौशल में तेजी से वृद्धि होती। उनकी तकनीकों के भंडार का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये बाद में हो सकता है। थियो कोई जीनियस नहीं था। उसे हर काम को एक एक कदम आगे बढ़ाना था। शुरुआत इस बात से करनी थी कि वह क्या कर सकता है और क्या आसान है। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए आइरीन बोली, मुझमें ईमानदारी रहेगी। मैं सराहना करता हूँ। सच कहूँ तो आप मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर हैं। आपका शरीर लगभग पूरी तरह से प्रशिक्षित है। आपको बस तकनीकें सीखते और अभ्यास करते रहना है। बेशक उन तकनीकों में महारत हासिल करना ज्यादा कारगर होगा जिनका आप पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं। वह शायद ही कभी दूसरों की तारीफ करती थी। ये बात वह भी जानता था। उसके लिए यह बहुत बड़ी प्रशंसा थी। क्या ऐसा है? लेकिन थियो असंतुष्ट दिख रहा था। आइरीन आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि वह प्रसन्न होगा। ये हो सकता है। असंतुष्ट? तुम संतुष्ट नहीं लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे अतीत को देखते हुए यह एक अविश्वसनीय सुधार है। इतने कम समय में तुम्हारे जितना सुधार किसी और ने नहीं किया है। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आइरीन के मुंह से प्रशंसा की धारा बह निकली। फिर भी थियो की अभिव्यक्ति असंतुष्ट रही। क्या हो सकता है? आइरीन के अंदर जिज्ञासा बढ़ती गई। थियो अपने पिछले स्वरूप से पूरी तरह बदल चुका था। प्रथम सेमेस्टर के सार्वजनिक द्वंद्व मूल्यांकन के दौरान उनकी उपस्थिति की तुलना में कोई भी यह मान सकता है कि वे उसी उपस्थिति के साथ एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति थे। इतना विकास 1 या 2 महीने में नहीं हो सकता था। इसमें कम से कम कुछ वर्षों तक लगातार प्रयास करना पड़ेगा। आइरीन के विचार तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन पहले सेमेस्टर के आखिरी सार्वजनिक मूल्यांकन के दौरान वह एक बेतुके कारण से भाग गया, और मैंने कभी नहीं सुना कि वह कोई खास प्रशिक्षण ले रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह अब तक मूर्ख और अयोग्य होने का नाटक कर रहा था? आइरीन को इसके बारे में सोचते ही चक्कर आने लगा। शरीर झूठ नहीं बोलता। उनकी शारीरिक शक्ति वास्तविक थी, लेकिन क्यों? किस कारण से? उसे इस बात का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका कि उसने ऐसा क्यों किया। एक तरह से वह दयनीय था। कौन जानता था कि वह कितने समय से अकेले संघर्ष कर रहा था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। सभी से तिरस्कार और अवमानना प्राप्त करते हुए कार्य करने का क्या कारण हो सकता है? आइरीन को अपनी कल्पना की सीमा का एहसास हुआ। क्या ये 7 महीने पहले हुई उस घटना से संबंधित हो सकता है? इस घटना ने उसके लिए उसकी शेष भावनाओं को तुरंत गायब कर दिया। चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उस घटना को याद करते हुए उसके दिल के एक कोने में घृणा पैदा हो गई। आइरीन का शांत चेहरा घृणा से भरा हुआ था।
उस पल में उद्धरण चिन्ह डॉट मैं जीतना चाहता हूँ। थियो के शब्दों ने आइरीन की विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। आइरीन ने थियो को हैरानी भरी नजरों से देखा। यह एक अप्रत्याशित शुद्ध प्रतिक्रिया थी। धुंधली आंखों से थियो ने आइरीन की ओर देखा और धीरे से बोला, मेरी सहायता करो। उद्धरण चिन्ह डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आइरीन हिचकिचाई। उनके शब्दों की गूंज बहुत सुखद थी। यह उसके चेहरे पर छाई घृणा को क्षण भर में दूर करने के लिए पर्याप्त था। उस प्रतिध्वनि ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया, हालांकि उसके दिमाग ने उसके दिल को अवरुद्ध कर दिया। थियो, वह आदमी अक्षम्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट मैं क्यों? आइरीन ने अपने सबसे कठोर शब्द कहे जो वह कह सकती थी। फिर उसने थियो की ओर देखा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसकी आंखें उलझी हुई थीं। एक घायल दुखी अभिव्यक्ति, जैसे कि एक घमंडी बिल्ली की। आह, चरमराहट, चरमराहट। उसने अपने दांत भींच लिए, मानो खुद से कह रही हो, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी नजरें धोखा थीं। वह आमतौर पर इसे नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अब वह बहुत उलझन में थी। उसी समय थियो ने उसकी ओर देखा और बोला, आइरीन, क्यों? क्या? आइरीन किसी तरह उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने में कामयाब रही और लगातार खुद को यही याद दिलाती रही कि वह हार न माने। परंतु फिर, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। उसका आत्मसम्मोहन एक क्षण में ही टूट गया। आइरीन से तलवारबाजी का मार्गदर्शन प्राप्त करने और उसकी कुछ तकनीकों को देखने के बाद मैंने पास के एक रेस्तरां में अकेले ही देर रात का भोजन किया। मैंने आइरीन से भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे निर्देश देते समय उसका चेहरा लाल था और वह सचमुच बीमार लग रही थी। ओह, मुझे उम्मीद थी कि वह सचमुच बीमार नहीं होगी। अगर वह न होती तो मेरे पास सीखने के लिए कोई नहीं होता। और इसके साथ ही मेरा सामना उस वास्तविकता से हुआ जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा था। मुझमें कोई प्रतिभा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आइरीन ने मुझे जो भी तकनीकें सिखाईं, उनमें से कोई भी मुझे समझ नहीं आई। हालांकि मैंने उन्हें खेल में दर्जनों बार देखा था, फिर भी मैं उन्हें हकीकत में समझ नहीं पाया। जब मैंने देखा तो सोचा तो ये ऐसे ही होता है, लेकिन जब मुझे खुद करना पड़ा तो मैं नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। मैं अपने कमरे में वापस आया, नहाया और तुरंत दुकान की खिड़की खोली। मैं संभावना पर निर्भर होने से बचना चाहता था, लेकिन शुक्रवार को जीतने की मेरी संभावना को बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका था। उफ, ये तो बहुत बेकार है। मैंने ऑब्जर्वर आई खरीदा। खरीद पूरी हो गई। शेष मुद्रा, 1 सोने का सिक्का, 10 चांदी के सिक्के। ठीक वैसे ही जैसे जब मैंने मैजिक नोटिफिकेशन खरीदा था, तो संदेश विंडो के प्रकट होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। थकाकर मैं तुरंत बिस्तर पर लेट गया। अभी सोने का समय था, लेकिन लेटते ही मुझे नींद आने लगी। आइरीन ने कहा कि वह कल फिर मेरी मदद करेगी। मैं हर पल पर पूरा ध्यान दूंगा। मैं उससे कहता कि वह मुझे अपना हर हुनर दिखाए। मैं तुरंत सो गया। 4 दिन बाद, शुक्रवार, सुबह 7 बजे, एलेनिया अकादमी का हीरो विभाग विशेष अभ्यास क्षेत्र। मैं अभ्यास क्षेत्र से जुड़े कई कमरों में से एक में, एक नकली अभ्यास के बीच में था। जैसा कि हीरो विभाग से अपेक्षा की जाती है, कमरा अविश्वसनीय रूप से विशाल था। और मेरे सामने एक जादुई गुड़िया मानव रूप में खड़ी थी। राल्फ वायल के आकार की यह गुड़िया दोनों हाथों में एक एक गदा पकड़े हुए थी। हीरो विभाग का प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न प्रकार के नकली अभ्यासों का समर्थन करता है, जैसे जादुई द्वंद्वयुद्ध और हाथापाई। बंदूकों के बिना दुनिया में तकनीक का यह अति उपयोग अकल्पनीय है। इसका निर्माण ओडियस ने किया था, जो रयूक का मित्र और सहकर्मी था, जो महाद्वीप का प्रथम अध्यक्ष और अंतिम 9वां सकिल जादूगर था। सेटिंग्स पूरी हो गई हैं। कृपया तैयार होने पर हाँ में जवाब दें। जादुई आवाज गूंज उठी। हाँ। जादुई कठपुतली हिलने लगी। कठपुतली होने के बावजूद उसकी हरकतें इंसानों जैसी ही थीं। मैं उसके आंकड़े भी राल्फ के आंकड़े जैसे ही सेट कर सकता था, तो मैंने ऐसा ही किया। बेशक इसमें स्पष्ट सीमाएं थीं, जैसे व्यक्तिगत गुणों या कौशल को लागू करने में असमर्थता और भावनाओं की कमी, लेकिन फिर भी यह काफी उपयोगी था। इस दुनिया में जादू के चमत्कारों को नए सिरे से महसूस करते हुए मैंने बुदबुदाया। आना, मानो मेरी बातें समझकर वह विशालकाय जादुई कठपुतली मुझ पर टूट पड़ी। लगभग 2 घंटे की मॉक प्रैक्टिस के बाद मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड से जुड़े शॉवर रूम में अपने पसीने से भीगे शरीर को नहलाया। जाहिर है, मैं अपने साथ कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम भी लाया था। मैं कांप रहा था। हालांकि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, फिर भी मैं कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। मंगलवार से अब तक अकादमी की कक्षाएं समाप्त होने के बाद मुझे आइरीन से मार्गदर्शन मिलता था और मैं सुबह जल्दी उठकर अकेले प्रशिक्षण लेता था। यद्यपि यह जादुई कठपुतली तक ही सीमित था, फिर भी मैंने आइरीन से जो तकनीकें सीखीं वे अच्छी तरह काम आईं। द्वंद्वयुद्ध 5 मिनट तक चल सकता था। मेरा 39वें द्वंद्वयुद्ध के लिए कार्यक्रम था, इसलिए ये जल्द से जल्द दोपहर के भोजन के बाद शुरू होगा। यद्यपि मैं और अधिक प्रशिक्षण लेना चाहता था, परंतु अन्य छात्रों की तकनीकों को पहले से देखना भी बहुत सहायक होता। हम जीतेंगे। धीरे से अपने आप से बुदबुदाते हुए मैंने अपनी छाती पीट ली और कक्षा की ओर चल पड़ा। ये नियमित रिलीज 3/4 है। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 15, व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन 1। ये दूसरे सेमेस्टर का तीसरा सप्ताह था। शुक्रवार, प्रथम वर्ष के हीरो विभाग के छात्रों के लिए व्यवहारिक युद्ध मूल्यांकन शुरू हो गया था। सुबह से ही एलेनिया अकादमी के सभी विभागों के छात्र हीरो विभाग की ओर बढ़ने लगे। उनके इतनी जल्दी आगे बढ़ने का केवल एक ही कारण था, ये देखने के लिए कि वे भविष्य में किन नायकों की सेवा करेंगे। अकादमी में लगभग 10,000 छात्र थे। उनमें से अधिकांश का लक्ष्य किसी उत्कृष्ट नायक का सहयोगी बनना था। अधिकांश छात्र जो हीरो विभाग में आगे नहीं बढ़ सके, वे अन्य विभागों में स्थानांतरित हो गए और लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त करते रहे। साधारण छात्र विभाग के छात्रों को असाधारण प्रतिभा वाले नायक के रूप में देखते थे। अकादमी की सड़कों पर दर्जनों 45 सीटर गाड़ियां एक साथ चलती रहीं।
हीरो विभाग के विपरीत, जिसमें प्रथम वर्ष में केवल 200 छात्र थे, नाइट विभाग में प्रति कक्षा 1000 से अधिक छात्र थे। इसके बाद जादू विभाग था, जिसमें प्रत्येक कक्षा में लगभग 500 छात्र थे। कीमिया, अन्वेषण और व्यवसाय विभागों में भी प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 200 छात्र थे। धप धप 45 सीटों वाली गाड़ी के अंदर नाइट विभाग के छात्र भरे हुए थे। नेक और पेल पंक्ति में अंतिम व्यक्ति हैं, है ना? हाँ, हमें ये देखना होगा। ये तो अखबार में भी छपा है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि नीके जीतेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पील जीतेगी। ऐसी अफवाहें थीं कि पहले सेमेस्टर में बुरी तरह हारने के बाद वह कड़ी मेहनत कर रही है। हमारी आयशा लाइन में 21वें नंबर पर है। अरे, क्या तुम प्लेकार्ड्स लेकर आए हो? बिल्कुल, ये दोनों मेरे पास यही हैं और बाकी लोग और भी लाएंगे। अन्य गाड़ियों की तरह छात्र बातचीत से गुलजार थे। उद्धरण चिन्ह। छात्रों की बकबक की परवाह किए बिना आइरीन एक जटिल भाव के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। वह अच्छा करेगा, है ना? वह थियो के बारे में चिंतित थी। क्या किसी माँ को अपने बच्चे को परीक्षा देते हुए देखकर ऐसा ही महसूस हुआ होगा? वह अच्छा करेगा। पिछले 4 दिनों में थियो की तलवारबाजी में तेजी से सुधार हुआ था, इतना कि यह लगभग संदिग्ध हो गया। हालांकि ये केवल क्षण भर के लिए था। जब आइरीन ने थियो को दिन प्रतिदिन बेहतर होते देखा तो उसे गर्व का अनुभव हुआ। जवाब में आइरीन ने उसका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कई उन्नत टिप्स साझा किए जो उन्हें व्याख्यानों और मैचों से याद थे। क्या आप इस तकनीक का उपयोग इसी तरह करते हैं, आइरीन? आप सचमुच अलग हैं, आइरीन। आप एक बेहतरीन शिक्षिका हैं। आपके साथ रहना एक उत्कृष्ट विकल्प था। आइरीन को याद आया कि थियो ने क्या कहा था। अपने चेहरे पर गर्मी महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया। उसी समय मीना, जो उसके बगल में बैठी थी, चिंता से बोली, आइरीन, क्या तुम्हारी हालत अभी भी ठीक नहीं है? यह एक वैध चिंता थी। अपने उपनाम कोल्ड ब्लडड नाइट के विपरीत आइरीन पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। व्याख्यान के दौरान वह किसी भी प्रोफेसर के प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने में सक्षम थी। हालांकि वह कभी कभी हकलाते हुए अजीब तरह से जवाब देती थी, जैसे हाँ हाँ, क्षमा करें, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? और अन्य छात्रों के साथ एक नकली लड़ाई के दौरान अप्रत्याशित रूप से मुस्कुराती थी। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। आइरीन ने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। ठीक है आइरीन, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। अव्वल छात्र होने की जिम्मेदारी चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना ही होगा। मीना अपनी चिंता में ईमानदार थी। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद मीना, लेकिन मैं सचमुच ठीक हूँ। और भी अधिक लाल चेहरे के साथ आइरीन ने अपनी थोड़ी खिड़की की ओर टिका दी। तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है। आइरीन की वर्तमान स्थिति असामान्य लग रही थी। मीना सचमुच आइरीन को एक अद्भुत मित्र मानती थी। आइरीन का स्पष्ट लक्ष्य रॉयल नाइट्स में शामिल होना था और वह लगातार उस मार्ग पर चलती रही। अगर वह ठीक महसूस नहीं कर रही है तो उसके लिए स्कूल के बाद की ट्रेनिंग छोड़ देना बेहतर होगा। मीना ने कई बार आइरीन का लाल चेहरा देखा था जब वह प्रशिक्षण कक्ष से बाहर आई थी। इसके अलावा उसने अन्य सहपाठियों से सुना था कि एक बार आइरीन उसके कमरे में प्रवेश कर जाती थी तो वह रात के खाने के समय के काफ़ी बाद तक बाहर नहीं आती थी। आइरीन फिर भी प्रशिक्षण स्थल पर सबसे पहले पहुंचती थी और सबसे देर से जाती थी। अगर वह अस्वस्थ महसूस कर रही है तो क्या उसके लिए आराम करना बेहतर नहीं होगा? ये सोचते हुए मीना ने आइरीन की ओर देखा। उसके गाल अभी भी लाल थे, वह सचमुच अच्छी नहीं लग रही थी। व्यावहारिक युद्ध मूल्यांकन हीरो विभाग के भीतर स्थित एक समर्पित गुंबद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 30,000 लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाला विशाल स्टेडियम आर्कमेजोडियस द्वारा हीरो विभाग के प्रशिक्षण मैदान की तरह बनाया गया था। यह एक ऐसी इमारत थी जिसे आधुनिक उन्नत जादुई तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता था। ये हीटिंग और कूलिंग जैसी विभिन्न सुविधा प्रणालियों से सुसज्जित थी। सुबह 9:40 बजे समर्पित गुंबद स्टेडियम के अंदर एक गंजे प्रोफेसर, जिनके चेहरे पर तीखी नाक थी और जो 200 प्रथम वर्ष के छात्रों के प्रभारी थे, खड़े होकर घोषणा की, अंत में मैं आपको याद दिला दूं, अपने मैच से कम 5 मिनट पहले प्रतीक्षालय में पहुंच जाएं, पत्रकारों के साक्षात्कार के अनुरोधों को आंख मूंद कर स्वीकार न करें और सबसे पहले विभाग कार्यालय में रिपोर्ट करें। और एक क्षण के लिए रुका और फिर अपनी छाती पर जोर से धक्का मारा। अपना सब कुछ झोंक दो, बस इतना ही। इतना कहकर रोक ने मुंह मोड़ लिया। छात्रों ने उसे जाते हुए देखा और फिर धन्यवाद प्रोफेसर, वे एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज़ें भावनाओं से भरी हुई थीं। ये वे छात्र थे जिन्होंने अभी तक अपनी युवा भावना और रोमांटिकता नहीं खोई थी। मैंने बस अपने होंठ हिलाए, उनके साथ लिप सिंक करने का नाटक किया। इसके बाद मैं अन्य छात्रों के साथ हीरो विभाग की विशेष दर्शक सीटों पर चला गया। छात्रों को समूहों में अपनी सीटें मिल गईं। वह जगह ठीक लग रही है। चलो मेरे दोस्तों। जब नोक्टार और ऑक छात्र आगे बढ़े और अपनी सीटों पर बैठ गए तो उनके बड़े फ्रेम ने दो सीटों पर कब्जा कर लिया। नोक्टार उन विशालकाय ओर्क्स के बीच में बैठा था तथा उसके मुख से एक गिरोह के सरगना जैसी आभा निकल रही थी। हालांकि नोक्टार के बगल में एक खाली सीट थी। जैसे ही ऑक छात्रों ने मेरी ओर देखा, मैं स्वाभाविक रूप से वहीं बैठ गया। मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने अनगिनत बार नकली जादू की लड़ाइयों का अभ्यास किया है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे सिखाया था थियो। क्या तुम घबराए नहीं? नोक्टार बहुत खुश लग रहा था। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और अपने नुकीले दांत दिखा दिए। आसपास के छात्र मेरी ओर देखते रहे। मेरी विशेषता ट्विस्टेड नोबल्स डिग्निटी सक्रिय हो गई और मेरे अंदर झुंझुनी सी सनसनी फैल गई। मैंने शांति से बोलते हुए इसे सहन करने की पूरी कोशिश की। बल्कि मैं शांति महसूस करता हूँ। तुम अच्छा करोगे। सच्चे योद्धा कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भी अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। तुमने भी मेरी तरह अपना सब कुछ दिया है। मैंने कभी किसी इंसान को तुम्हारी तरह अथक प्रशिक्षण लेते नहीं देखा।
मैंने सचमुच अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही काफ़ी नहीं है। मुझे जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत पहले ही युवा छात्रों की युवा भावनाओं और रोमांटिक विचारों को भूल चुका था। ये प्रक्रिया निरर्थक है, केवल परिणाम ही कुछ साबित करता है। जब मैं नोकटार और ऑप छात्रों के साथ बातचीत कर रहा था तो गुंबदनुमा स्टेडियम, जिसमें 30,000 लोग बैठ सकते थे, आधा भरा हुआ था। अन्य विभागों के छात्रों के अलावा स्काउट्स, विभिन्न देशों के नौकरशाहों और कई अन्य हितधारकों ने भी सीटें भरीं। बड़े गोलाकार स्टेडियम के मध्य में प्रोफेसर मारी और रोक खड़े थे, जिनके चारों ओर जादुई कैमरे लिए पत्रकार खड़े थे और तस्वीरें खींच रहे थे। क्या सभी लोग मुझे अच्छी तरह सुन सकते हैं? एक जादुई उपकरण द्वारा प्रवर्धित मारी की आवाज़ ने स्टेडियम को भर दिया। अपने सामान्य सहज व्यवहार के विपरीत मारी कुछ अलग दिख रही थी। उसने अपना चश्मा उतार दिया था और अपने हमेशा बंधे हुए बालों को नीचे कर दिया था। उसके लंबे नारंगी बाल चमकदार चमक के साथ चमक रहे थे। उसका चेहरा संभवतः सावधानीपूर्वक किए गए मेकअप के कारण अधिक सुंदर लग रहा था, तथा उसने अपनी लंबी टांगों पर कॉफी रंग के मोजे पहने हुए थे। अपनी सामान्य जर्जर शर्ट और पैंट के स्थान पर उसने शर्ट और स्कर्ट पहन ली, जिससे उसका कामुक शरीर और अधिक उभरकर सामने आ गया। अब वह एक खूबसूरत पत्रकार जैसी लग रही थी। हम आपको सुन सकते हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, प्रोफेसर। वाई, हजारों लोगों ने मारी को उत्साहपूर्वक जवाब दिया। मूल खेल के उदासीन माहौल के विपरीत माहौल जीवंत और जोशपूर्ण महसूस हुआ। अंततः व्यावहारिक युद्ध मूल्यांकन शुरू हुआ। आहा, मैंने आज कुछ प्रयास किया। मारी संतुष्ट होकर हंसी और बोलना जारी रखा। सबसे पहले मैं सभी का अभिवादन करना चाहती हूँ। अकादमी के छात्रों, शिक्षकों और हितधारकों, सभी को नमस्कार। मैं मैरी जेन हूँ, हीरो विभाग की एक प्रोफेसर। मैं इस वर्ष के हीरो विभाग के प्रथम वर्ष के व्यावहारिक युद्ध मूल्यांकन के संचालन और उस पर टिप्पणी करने की प्रभारी हूँ। और ये रोक, वरिष्ठ प्रोफेसर, कमेंट्री के प्रभारी। हंसमुख मारी के विपरीत रोक हमेशा की तरह शांत था। दरअसल वह हमेशा से ही रोबोट की तरह रहा है। मारी ने शांतिपूर्वक कार्यवाही जारी रखी। तो चलिए मैच शुरू करते हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा पहला मैच 5वीं रैंक वाली छात्रा जंग वूही और 10वीं रैंक वाली छात्रा एशिल के बीच है। इसके साथ ही मारी और रोक कमेंटेटर की सीट पर चले गए। इसके बाद जंग वूही और एशिल दोनों तरफ के मंद प्रवेश द्वारों से प्रकट हुए। इस मैच में केवल अभ्यास के लिए बनाए गए हथियारों का ही उपयोग किया जा सकता था। आर्टिफैक्ट डिटेक्टर टेस्ट पास करने के बाद दोनों मंच पर चढ़ गए। मैरी जेन, क्या मुझे उसका नाम बदलकर मैरी रख देना चाहिए? हाँ, यह एक बोनस चैपी है, मस्टैश गर्ल की बदौलत। मेरी पहली एडवांस चैपी सब्सक्राइबर जो किसी तरह तैयार होने से पहले ही अंदर आ गई। हाँ, उन्होंने टीएस में वाकई मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैपी का आनंद लें। अध्याय 16, व्यावहारिक कौशल मूल्यांकन 2। मूलतः पहले और अंतिम मैचों को मुख्य आयोजन के रूप में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। नीके और पेल क्रमशः 1 और 2 स्थान पर हैं। ये स्वाभाविक है कि महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों के रूप में उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसीलिए उन्हें अंतिम मैच में शामिल किया गया। यद्यपि जंग वूही और एशिल भी शीर्ष छात्र हैं, लेकिन वे ऊपर वर्णित दोनों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। हालांकि उन्हें पहले मैच के लिए नियुक्त किया गया था। इसका कारण उनके बीच जुड़ी प्रसिद्ध कथा है। कृपया उनके लिए तालियां बजाएं। ताली, ताली, ताली। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि एशिल दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में आनंद ले रहा था। वह इधर उधर देख रहा था, जबकि जंग वूही ने कोई रुचि नहीं दिखाई और केवल एशिल को ही देख रहा था। फिर एशिल ने जंग वूही को घूरते हुए कहा, आज तुम्हारी ईस्टर्न एम्पायर की तकनीकें खत्म हो जाएंगी, जंग वूही। उस हार के बाद से मैं हर दिन बिना चूके प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मैं अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगाकर जीत हासिल करूंगा। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। एमी की तरह भावहीन निगाहों से जंग वूही ने उसे रोक दिया। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हल्के में ले लें। फिर जंग वूही ने दोनों हाथों में एक एक अभ्यास खंजर पकड़ लिया। ठीक है, मैं समझ गया। एशिल ने अपने हाथों में 2 अभ्यास खंजर भी पकड़ रखे थे। जंग वूही और एशिल, ये हथियारों के बीच मुकाबला है। एशिल एक ऐसे परिवार का वंशज है जिसका पेशा पीढ़ियों से हत्या करना रहा है। बेशक अब वह इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उसे हत्यारा कहना मुश्किल है। वह पूर्वी साम्राज्य की काले बालों वाली लड़की जंग वूही से सावधान था, जो अपने मूल को छोड़कर रहस्य में लिपटी हुई थी। उनके ग्रेड समान हैं और वे नायक विभाग में केवल 2 हैं जो खंजर को अपने मुख्य हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए एशिल स्वाभाविक रूप से जंग वूही के प्रति प्रतिद्वंद्विता की भावना महसूस करता है। नायक विभाग के अधिकारी इस रोमांचक मुकाबले को नजरअंदाज नहीं कर सके। मूल कार्य में वे हर मैच में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। दोनों विद्यार्थियों, कृपया जब आप तैयार हों तो रेफरी के निर्देशों का पालन करना शुरू करें। रेफरी ने जंग वूही और एशिल के बीच बारी बारी से देखा। क्या तुम दोनों तैयार हो? एशिल और गामिन, मैं तैयार हूँ। मैं भी। जिंग, बहुत खूब, जीतो। एशिल, पूर्व से मत हारो। चूंकि यह पहला मैच था, इसलिए स्टेडियम में विभिन्न स्थानों से उत्साहपूर्ण जयकारे गूंजने लगे। तुम्हें क्या लगता है, थियो, कौन जीतेगा? मुझे एशिल पसंद है। जंग वूही जीतेगा। बेशक, मुझे परिणाम पता है। जंग वूही ने यह मैच जीत लिया। नहीं, जंग वूही भविष्य के सभी मैचों में भी जीतेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी अनुकूलता बहुत खराब है। एशिल का मुख्य कौशल मन और लकवाग्रस्त करने वाले जादू से युक्त मंत्र है। यद्यपि उसके आंकड़े जंग वूही से बेहतर हैं, लेकिन जंग वूही में एक दुर्लभ विशेषता है, जादुई निरस्तीकरण। जंग वूही में भी वही गुण है जो मेरे हैं। इसके अलावा उसका मान केवल 4 है, जो कि हीरो विभाग की छात्रा के लिए बहुत कम संख्या है। उस स्थिति में वह किसी भी औसत दर्जे के जादू को रोकने में सक्षम होगी। उस एक विशेषता के कारण एशिल के सभी मुख्य कौशल अवरुद्ध हो जाते हैं।
इसके अलावा हथियारों के बीच लड़ाई का परिणाम आंकड़ों की तुलना में व्यक्तिगत कौशल पर अधिक निर्भर करता है। एक हत्यारे के रूप में जंग वूही की कुशलता पूरे महाद्वीप में शीर्ष पर है। ये स्वाभाविक ही है क्योंकि जंग वूही इक्विलिब्रियम हत्या दस्ते के प्रमुख की बेटी है, जहां से एमी का संबंध है। अब भी कौशल के मामले में वह महाद्वीप की शीर्ष हत्यारों में से एक है। हाँ, मैच शुरू हुआ, लेकिन जंग वूही और एशिल्ड हिले नहीं, केवल एक दूसरे का अध्ययन करते रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, समय बीत गया। जैसे ही दर्शक एक एक करके जम्हाई लेने लगे, एशिल्ड ने पहला कदम उठाया। स्विश, उसने जल्दी से अपनी थैली से कुंद खंजर निकाले और उस पर चला दिए। हालांकि वे प्रशिक्षण के लिए थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक में मन था और एक बार लग जाने पर कोई भी अक्षम हो जाता। तथापि थड थड थड, अपने खंजर के सिर्फ 2 झटकों से जंग वूही ने सभी प्रक्षेपास्त्रों को विफल कर दिया। या ऐसा ही दूसरों को लगा, लेकिन मैंने इसे पर्यवेक्षक की नज़र से देखा। जंग वूही ने अपना जादू रहित खंजर ठीक 6 बार घुमाया। अविश्वसनीय गति, फिर से सस्ती चालें चलने की कोशिश कर रहे हो जंग वूही। एशिल्ड ने तुरंत जंग वूही पर लकवा मारने का जादू कर दिया। आमने सामने के मुकाबले में इस जादू में अपार शक्ति थी, लेकिन जंग वूही पर यह किसी भी तरह काम नहीं करता। एशिल्ड का लकवाग्रस्त करने वाला जादू जंग वूही की जादू निष्क्रिय करने की क्षमता को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। हालांकि जंग वूही अपनी जगह पर ही रही। लकवाग्रस्त होने का नाटक करते हुए उसने एशिल्ड को अपनी सतर्कता कम करने के लिए फुसलाया। दूसरों को ऐसा लगा जैसे उस पर जादू का वैसा ही असर हुआ जैसा होना चाहिए था। वाह, मुझे पता था कि पिछली बार तो बस संयोग था। मेरा जादू काम नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने शब्दों के बावजूद एशिल्ड ने सावधानीपूर्वक दूर से और अधिक प्रक्षेपास्त्र फेंके। थपथपाना थपथपाना, जंग वूही ने धीमी गति से प्रक्षेप्यों को विक्षेपित किया, मानो लकवाग्रस्त होने का प्रतिरोध कर रहा हो। जैसे ही एशिल्ड का आखिरी प्रक्षेप्य गिरा, जंग वूही का शरीर हल्के घावों से भर गया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ एशिल्ड जंग वूही की ओर दौड़ा। अरे वह मूर्ख! उसी क्षण अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर एशिल्ड ने जंग वूही पर अपना खंजर घुमाया। उफ! थंप! एक महत्वपूर्ण बिंदु पर सटीक और साफ प्रहार। एक ही वार में जंग वूही ने एशिल्ड को गिरा दिया। पहले मैच का विजेता छात्र जंग वूही है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैच जंग वूही की जीत के साथ समाप्त हुआ। काफी मैच होने के बाद। वाह आयशा, आयशा, मेरी तरफ देखो, मैंने यह बड़ा बैनर भी बनाया है। आयशा, 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 आयशा। आयशा ने मेरी तरफ देखा। अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। मैं भी। अब आयशा की बारी थी। कई दर्शकों ने बैनर लहराए और आयशा के नाम के नारे लगाए। दूधिया गोरी आयशा, आयशा देवी की तरह लिखा गया, देवी की तरह पढ़ा गया। आयशा हमारी बच्ची है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। आयशा, आपके पिता यहाँ हैं। नाइट विभाग के सभी तृतीय वर्ष के छात्र। प्रतिभाशाली तीरंदाज, हमारी खूबसूरत आयशा, हमारी आयशा, जो चाहो करो। अनेक रंग बिरंगे बैनर लहरा रहे थे। अन्य छात्रों के मैचों के विपरीत माहौल एक आइडल कॉन्सर्ट जैसा था। क्लिक 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 क्लिक, पत्रकार लगातार तस्वीरें लेते रहे। वास्तव में आयशा, जिसके पास न केवल उच्च कोटि के कौशल थे, बल्कि उसके चेहरे पर हमेशा एक चमकदार और मासूम मुस्कान रहती थी, वह हेलेनिया अकादमी में सबसे लोकप्रिय छात्रा थी, किसी आदर्श से अलग नहीं। वह मीडिया के साथ खेलने में माहिर थी और इसी वजह से अकादमी के बाहर भी उसके अनगिनत प्रशंसक थे। मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, उसके लिए एक अखबार के पहले पन्ने पर छपने की पूरी संभावना थी। बेशक ऐसा व्यक्तित्व सिर्फ दिखावा था, लेकिन शायद ही कोई यह जानता था। आप सभी का धन्यवाद। अपनी पीठ पर युद्ध उपयोगी तरकश बांधे और लंबे चमड़े के जूते पहने आयशा प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करती हुई दर्शकों की ओर इधर उधर हाथ हिलाती हुई। इसके विपरीत आयशा के प्रतिद्वंद्वी मैक्स ने कुछ हद तक निराश भाव के साथ मैदान में प्रवेश किया। उसे लगा होगा कि वह खलनायक बन गया है। अगर उसने आयशा को पीटा तो उसके कट्टर प्रशंसक उसे जान से मारने की धमकी दे सकते थे। उस स्थिति में मैं भी निराश महसूस करूंगा। प्रतिष्ठित वाल्डेक परिवार से जैसी उम्मीद थी, आयशा ने बेहतरीन प्रशंसक सेवा प्रदान की। वाह, सब लोग शांत हो जाए। लगता है अब सब शांत हो गए हैं। चलो जल्दी से मैच शुरू करते हैं। बहुप्रतीक्षित 21वां मैच स्कूल में 6ठे स्थान पर रहने वाली आयशा और 53वें स्थान पर रहने वाले मैक्स के बीच है। इसी प्रकार की कलाकृति जांच से गुजरने के बाद आयशा और मैक्स मंच पर चढ़ गए। दर्शकों की सीटों के चारों ओर एक गोलाकार अवरोध स्थापित किया गया और मैच शुरू हुआ। आयशा और मैक्स, ये मुकाबला धनुष और ढाल के बीच की लड़ाई थी। घुसने या बचाव करने की प्रतियोगिता। आयशा का प्राथमिक हथियार धनुष था और दिलचस्प बात यह है कि मैक्स का प्राथमिक हथियार एक बड़ा टॉवर ढाल था। उसके पास कोई अन्य हथियार नहीं था। मैक्स का चरित्र अपने गुणों और कौशल के हर पहलू में रक्षा पर अत्यधिक केंद्रित था। एक और जितना बड़ा शरीर होने के बावजूद वह एक निष्क्रिय और शर्मीले स्वभाव का था, जिससे वह एक नायक के बजाय एक सहयोगी के रूप में अधिक उपयुक्त था। स्वूश! मानो अपने स्वभाव को साबित करने के लिए मैक्स ने तुरंत अपनी टावर शील्ड को उठाया और अपने शरीर को उसके पीछे छिपा लिया, जिससे उसने पूरे 5 मिनट की समय सीमा तक बचाव करने के अपने इरादे का संकेत दिया। आप चाहते हैं कि मैं इसमें छेद कर दूं? मैक्स के इरादों को भांपकर आयशा ने मनयुक्त तीर चलाए। हालांकि वे सभी टॉवर शील्ड द्वारा अवरुद्ध थे, जो मैना से लेपित था। आमतौर पर हमलावर बचाव करने वाले से पहले ही थक जाता है, लेकिन एक तीरंदाज होने के नाते आयशा नजदीकी लड़ाई में भी शामिल नहीं हो सकती थी। वो दोस्त मैक्स था ना, वो वाकई बहुत अच्छा खेल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्तर के डिफेंस को भेद भी पाऊंगा, नोक्टार ने प्रशंसा में कहा। आयशा भी इसे भेद नहीं पाएगी। ये मुकाबला बराबरी पर समाप्त होगा। अकेले रक्षा के मामले में मैक्स हीरो विभाग में निर्विवाद रूप से नंबर 1 था।
यहाँ तक कि सबसे अच्छे हथियारों को भी मैक्स की सुरक्षा को भेदने में कठिनाई होगी। जब तक आयशा वाल्डेर परिवार के खजाने से स्टील लाइफ जैसा धनुष नहीं ढूंढ लेती तब तक उसके लिए यह असंभव होगा। बेशक वह अभ्यास धनुष से उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकती थी। आयशा निराश हो गई। अरे चलो भी, तुम्हारा नाम मैक्स है ना? क्या उस ढाल के पीछे छिपना तुम्हारे लिए मजेदार है? उद्धरण चिन्ह डॉट। डरावना। मैक्स ने अभी भी अपनी ढाल की सुरक्षा छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मैच मेरी उम्मीद के मुताबिक हुआ। आयशा ने अपनी सारी मेहनत खर्च कर दी, लेकिन वह मैक्स की मजबूत रक्षा को भेद नहीं सकी। अब केवल 20 सेकंड शेष रह गए थे। यह एक ड्रॉ होगा। यहाँ वहाँ दर्शकों में असंतोष भड़क उठा। अरे क्या तुम हीरो हो? क्या तुम आदमी भी हो? बिना छुपे लड़ो। दूसरे अर्थ में यह अब तक का सबसे खराब मैच है। समय की कितनी बर्बादी है। सिर्फ बचाव मत करो, वापस लड़ो। इसके बावजूद मैक्स ने अपना बचाव नहीं छोड़ा। मैच खत्म। रेफरी ने घोषणा की। 5 मिनट का मैच समय समाप्त हो गया था। आयशा और मैक्स के बीच कौशल का अंतर बहुत अधिक था। मेरे दृष्टिकोण से मैक्स की रणनीति शानदार थी, हालांकि दर्शकों के दृष्टिकोण से यह इतिहास का सबसे खराब मैच था। मारी को कार्यवाही जारी रखने में कठिनाई हुई। समय सीमा के कारण यह मैच ड्रॉ पर समाप्त होता है। कृपया मेहनती छात्रों आयशा और मैक्स के लिए तालियां बजाएं। लेकिन वहां कोई उत्साहवर्धक तालियां नहीं बजीं। दर्शकों के बीच केवल सन्नाटा छाया हुआ था। एक और बोनस दोस्त, ये डेड आइलैंड की बदौलत है। शुक्रिया, एक और बोनस आने वाला है। चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 17। व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन 3। ओर्क्स एक असाधारण लड़ाकू जाति है। न केवल उनमें असाधारण शक्ति और सहनशक्ति होती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात युद्ध प्रवृत्ति और ब्लड रेज नामक एक अद्वितीय क्षमता के साथ पैदा होता है। 12 वर्ष की आयु तक वे वयस्क माने जाते हैं। नजदीकी युद्ध में कुछ कुलीन योद्धाओं को छोड़कर कुछ ही जातियां हैं जो ओर्क्स को मात दे सकती हैं। हालांकि ऑक्स की स्पष्ट सीमाएं हैं। उन्हें मैना को संभालने में दिक्कत होती है और उनकी बुद्धि आमतौर पर कमजोर होती है। वे नजदीकी युद्ध में तो उत्कृष्ट हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में नहीं। दूर से तीर चलाने वाले तीरंदाज, बिना किसी निशान के प्रकट होने वाले हत्यारे और जान लेने के बाद भाग जाने वाले हत्यारे, ऐसे कई पेशे हैं जो ऑर्क्स के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाते। इनमें से सबसे खराब अनुकूलता वाला पेशा निस्संदेह जादूगर का है। उच्च पदस्थ जादूगर जो हर तरह की विचित्र घटनाएं कर सकते हैं, न केवल ऑर्क्स से घृणा करते हैं बल्कि उनके भय का भी विषय हैं। ऑर्क्स को विशेष रूप से ऐसा जादू नापसंद है जो भ्रम, पक्षाघात या भय पैदा करता हो। ऑर्क्स में सामान्यतः जादू के प्रति प्रतिरोध कम होता है, इसलिए वे उन असामान्य स्थिति मंत्रों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जो मनुष्यों को प्रभावित नहीं करते। चाहे ऑर्क्स शारीरिक रूप से कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, वे जादूगरों के सामने बेकार हैं। समय के साथ ऑर्क्स ने जादू से दूर रहने के बजाय इसे सीखना शुरू कर दिया। यद्यपि वे अकादमियों और जादू टावरों में अध्ययन करते हैं, लेकिन जादू और ऑर्क्स मूल रूप से असंगत हैं। जादू सीखने के लिए ऑर्क में पर्याप्त बुद्धि नहीं होती और उनका मन संबंध भी कम होता है। नतीजतन इतिहास का सबसे कुशल ऑर्क जादूगर केवल 5वें चक्र तक ही पहुंच पाया है। इस प्रकार जादूगरों के प्रति ऑर्क्स की घृणा और भय हजारों वर्षों से कायम है। अब मैच शुरू होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित 35वां मैच 9वीं रैंक वाले छात्र एंड्रू और 71वीं रैंक वाले छात्र नोक्टार के बीच है। एंड्रू और नोक्टार ने अखाड़े में प्रवेश किया। हालांकि दर्शक दीर्घा में सन्नाटा था। जब अन्य छात्र अंदर आए तो शोर की तुलना में वहां बहुत शांति थी। एलेनिया अकादमी में लगभग 100 ऑक्स नामांकित हैं। ऑक्स की आवाज़ें बहुत तेज होती हैं, इसलिए कुछ ही जयकारे पूरे स्टेडियम में गूंज सकते थे। लेकिन कोई भी नोक्टार का नाम नहीं ले रहा था। शुभकामनाएं नोक्टार, मैंने धीमी आवाज़ में नोक्टार का हौसला बढ़ाया। इसके विपरीत मेरे बगल में बैठे कुलीन ऑर्क्स के चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। हीरो विभाग अकादमी के सभी विभागों पर सर्वोच्च शासन करता है। इसका मतलब यह है कि हीरो विभाग के कुलीन ऑर्क के नेता के रूप में नोक्टार अकादमी में सभी प्रथम वर्ष के ऑर्क छात्रों का नेता है। स्वाभाविक रूप से नेता के मैच के लिए जयकार की जानी चाहिए, लेकिन सभी ऑर्क्स ने उदास भाव धारण कर लिए और अपने सिर नीचे कर लिए। मुझे नहीं पता था कि ऑर्क जादूगरों से इतना डरते हैं। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर अलग ही एहसास होता है। यद्यपि ऑर्क्स आक्रामक होते हैं, फिर भी जादूगरों के प्रति उनमें गहरा भय अधिक प्रबल होता है। हीरो विभाग के ज्यादातर ऑर्क छात्र खराब ग्रेड के कारण अपने तीसरे वर्ष से पहले ही दूसरे प्रमुख विषयों में स्थानांतरित हो जाते हैं। नाइट विभाग के कई दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के ऑर्क मूल रूप से हीरो विभाग के ही हैं। वरिष्ठ ऑर्क छात्र उदास आंखों से नोक्टार की ओर देख रहे थे। उन्होंने पहले भी ऐसा अनुभव किया था। यहाँ तक कि एक ऑर्क जो जादूगर के स्तर से कहीं ऊपर है, उसे हराना कठिन लगेगा। मामले को बदतर बनाने वाली बात यह है कि उसका प्रतिद्वंद्वी 9वें स्थान पर काबिज एंड्रू है, जो दिमागी जादू में माहिर है। पहले मैंने इसे स्थिति असामान्यता मंत्र कहा था, लेकिन चूंकि इसमें भ्रम भी शामिल है, इसलिए मैं इसे समग्र रूप से मन का जादू कहूंगा। जैसे जैसे हम और जानेंगे, इसमें बदलाव हो सकता है। जितनी अधिक आशा होती है, उतनी ही अधिक निराशा लौटती है। ऑर्क्स ने हजारों वर्षों से इस निराशा को पहले ही सीख लिया था। जल्द ही, यहाँ तक कि पुराने ऑर्क्स ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि नोक्टार अविचलित रहा। सब लोग अपना सिर ऊपर उठाओ। एक सच्चा योद्धा अपने साथियों की लड़ाई पर नजर रखना जानता है। उसने अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। ये सही है, डरो मत नोक्टार। मैंने नोक्टार को सिखाया था कि इस रास्ते में एंड्रू से कैसे निपटना है। इस बार एंड्रू आगे चलकर एक खलनायक बन जाएगा जो अकादमी को नष्ट करने में मदद करेगा, इसलिए उसे जल्दी ही खत्म कर देना ही बेहतर है। एंड्रू एक आत्मप्रशंसक व्यक्ति है जो सोचता है कि वह महाद्वीप पर एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अपने दूसरे वर्ष के अंत तक वह पील द्वारा अपमानित होता है और पूरी अकादमी में उपहास का पात्र बन जाता है।
इसके बाद वह भ्रष्ट हो जाता है और अकादमी के विनाश में शामिल हो जाता है। एंड्रू अकादमिक रूप से शीर्ष पर है और भ्रष्टाचार के लिए नियत है, इसलिए अगर नोक्टार जीतता है तो यह मेरे लिए अधिक मददगार होगा। तुम जीत सकते हो नोक्टार, जब तक वह मेरे निर्देशों का पालन करता है ये पर्याप्त होना चाहिए। नोक्टार ने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर अखाड़े में प्रवेश किया। आमतौर पर अन्य छात्रों के मैचों के दौरान जयकारे लगते थे, लेकिन अब वहाँ भयानक शांति थी। नोक्टार से बेहतर इसका कारण कोई नहीं जानता था। उसने अपने पिता एशियन रेगिस्तानी जनजाति के मुखिया को बार बार जादूगरों के बारे में चेतावनी देते सुना था। उसका प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली जादूगर जो कक्षा में 9वें स्थान पर था, विशेष रूप से खतरनाक था। जादू में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों में वह सर्वोच्च स्थान रखता था। कुछ ऐसे जादूगरों को छोड़कर जिन्होंने महाद्वीप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी, वह अपने साथियों में सबसे प्रतिभाशाली जादूगर थे। उसका नाम एंड्रू था। वह एक शक्तिशाली जादूगर था जो मात्र 16 वर्ष की आयु में ही 5वें चक्र का जादू स्वतंत्र रूप से करने लगा था। तथापि वह जीतेगा। नोक्टार ने मेरे द्वारा सिखाई गई विधियों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण लिया। पहले तो उसने सोचा होगा क्या वह आदमी पागल है, लेकिन उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। एक बार जब वह किसी पर भरोसा कर लेता था तो अंत तक उस पर भरोसा करता था। वह था नोक्टार। और क्या तुम दोनों तैयार हो? रेफरी के शब्दों पर नोक्टार और एंड्रू ने जवाब में सिर हिलाया। बाधा सामान्य से अधिक मजबूत लग रही थी, संभवतः एंड्रू के असाधारण जादू कौशल के कारण। मैच शुरू हो गया है। मैरी की आवाज़ सुनकर नोक्टार एंड्रू की ओर दौड़ा। उसे मेरे शब्द याद आ गए। सबसे पहले कई बड़े आग के गोले आपकी ओर उड़ेंगे। जैसी कि उम्मीद थी, बड़े बड़े आग के गोले नोक्टार की ओर उड़े। उनकी संख्या लगभग 10 थी। बचे नहीं, बस वार सह लें। मैंने उसे बताया कि यह एक ब्रह्म जादू है जो आग के गोलों का आकार कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है। नोक्टार ने अपना अभियान जारी रखा। बड़े आग के गोले उसके शरीर पर लगे, लेकिन उसकी कठोर त्वचा विशेषता के कारण वह क्षति को सहन कर सका। ओह! आश्चर्यचकित होकर एंड्रू ने तुरंत नोक्टार पर एक और आग का गोला दाग दिया। इसका आकार भी लगभग पिछले वाले के बराबर ही था। मैंने उससे कहा कि वह दूसरे से बचकर रहे। एक बार सहने के बाद नोक्टार को एहसास हुआ कि वह इसे सहन कर सकता है। यदि वह अभी आक्रमण करता तो वह उस कष्टप्रद जादूगर को मार गिरा सकता था। हालांकि नोक्टार ने आग के गोले को वैसे ही चकमा दे दिया जैसा थियो ने उसे बताया था। क्वाग्वाग्वांग! विशाल आग का गोला बैरियर से टकराया, जिससे तेज आवाज हुई। वह अवरोध, जो ज्यादातर जादू से अछूता था, विनाशकारी शक्ति से क्षण भर के लिए चकनाचूर हो गया। आग का गोला आकार में तो वैसा ही था, लेकिन उसमें मन की मात्रा ज्यादा थी। ये लो! जैसे ही नोक्टार ने अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी फेंकी, वह एक बार फिर एंड्रू पर टूट पड़ा। एंड्रू तेजी से उड़ती कुल्हाड़ी देखकर घबरा गया और उसने एक अवरोध खड़ा कर दिया। लेकिन यह अवरोध जल्दबाजी में बनाया गया था और इसकी सुरक्षा कमजोर थी। क्वाजिक! एक ही प्रहार में अवरोध टूट गया और एंड्रू का मन पूरी तरह से खत्म हो गया। युक! हालांकि यह जल्दबाजी में बनाया गया अवरोध था, फिर भी इसमें उतनी ही मात्रा में मन का इस्तेमाल हुआ। अगर उसने इसे नहीं रोका होता तो वह खत्म हो जाता। आखिर वह और क्या है? मूलतः एंड्रू की योजना भ्रामक आग के गोले का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए करने के बाद भ्रम फैलाने वाला मंत्र डालने की थी। हालांकि ऑक ने उसके भ्रामक आग के गोले को देख लिया, अधिक शक्तिशाली आग के गोले को चकमा दे दिया और यहाँ तक कि उसके अवरोध को भी चकमा दे दिया। उन्होंने जो कुछ भी तैयार किया था उसका प्रतिकार किया जा रहा था। मैं किसी और से नहीं हार सकता। एंड्रू ने अपना विवेक बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और अपनी विशेषता ब्रह्म मंत्र का प्रयोग किया। उसका बचा हुआ सारा मन समाप्त हो गया। अपने गुणमान के शासक के अनुरूप एंड्रू का मंत्र एक पल में पूरा हो गया और ये लो! इसे नोक्टार पर सटीक रूप से डाला गया था। मेरी जीत! हो! एंड्रू को अपनी आंखों पर संदेह हुआ। पक! नोक्टार ने खुद के चेहरे पर मुक्का मारा। एंड्रू खुद को नुकसान पहुंचाने की इस अचानक हरकत से हैरान था, जबकि नोक्टार के चेहरे से खून अखाड़े के फर्श पर टपक रहा था। यदि वह सामान्य मनुष्य होता तो उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई होती। क्या वह पागल है? यह विचार अधिक समय तक नहीं चला, जबकि एंड्रू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। को! नोक्टार इतनी जोर से दहाड़ा कि उसकी दहाड़ अखाड़े के बाहर भी सुनाई दी। युद्ध की प्रवृत्ति, रक्त का क्रोध और युद्ध देवता का आशीर्वाद नोक्टार के शरीर में समा गया। ये तीनों गुण तब सक्रिय हो जाते थे जब उसे एक निश्चित मात्रा में क्षति पहुंचती थी और नोक्टार स्वयं को क्षति पहुंचाकर उन्हें सक्रिय होने के लिए मजबूर करता था। तीनों गुणों के एक साथ मिल जाने से नोक्टार की क्षमताएं आसमान छूने लगीं। हालांकि थियो का लक्ष्य यह नहीं था। इन 3 लक्षणों में एक छिपा हुआ प्रभाव था जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते थे। सक्रिय होने पर वे कमजोर असामान्य स्थितियों को दूर कर देते थे। एक सक्रिय एंड्रू के भ्रम के जादू को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन तीनों के एक साथ सक्रिय होने पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि यह भ्रम पैदा करने वाले मंत्र को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, जो अपेक्षाकृत कम मन का उपयोग करता है। यही है नोक्टार, थियो ने बिना किसी गरिमा के कहा। झुंझुनी दर्द के बावजूद थियो खुशी से मुस्कुराया, मानो उसकी आवाज के जवाब में नोक्टार खून से लथपथ एंड्रू पर हमला कर दिया। अपने 3 गुणों के सक्रिय होने से वह पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक तेज हो गया। वाह! नोक्टार ने अपने हाथ की कुल्हाड़ी को भयंकर गति से घुमाया। एंड्रू, जिसका सारा मन खत्म हो चुका था, ने खुद को बचाने के लिए अपनी दोनों बाहें पार कर लीं, लेकिन अभी भी रक्षात्मक मुद्रा में वह हवा में उछला और दर्शक दीर्घा के नीचे दीवार से टकरा गया। एंड्रू को अयोग्य घोषित कर दिया गया। नोक्टार जीत गया था। टक्कर से अचेत हो जाने के कारण एंड्रू का शरीर रुक रुक कर ऐंठ रहा था। उसकी भुजाएं टूट गई थीं और लटकी हुई थीं। मारी भी सदमे में थी और बोलते समय हकला रही थी। 35वें मैच का विजेता है। हालांकि मारी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। वाह! और छात्र, जो बिना इस बात की परवाह किए कि पहले कौन है, एक साथ खड़े हो गए और पूरे जोर से चिल्लाने लगे।
नोक्टर 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 नोक्टर। एशियन रेगिस्तान जनजाति के सरदार नोक्टर का महान पुत्र। ओर्क्स की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उनमें से कुछ को ही चिल्लाने की जरूरत थी, जिससे पूरा स्टेडियम उनकी जय जयकार से गूंज उठा। बेशक 100 से अधिक औप छात्रों की जय जयकार से विशाल गुंबदनुमा स्टेडियम भर गया। वो काफी समय बीत चुका था, लेकिन ओर्क्स की जय जयकार कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। कुछ भी हो, वे और अधिक जोर से बोलने लगे। मारी घबरा गई और उसने अपने बगल में बैठे मुख्य प्रोफेसर रोक की ओर देखा, मानो मदद मांग रही हो। हालांकि रोक अपनी दोनों बाहें पार किए प्रभावित भाव से दर्शकों को देखता रहा। इस बीच ठीक उसी तरह जैसे नोक्टार ने प्रवेश किया था, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने हाथ की कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। यह आग पर पेट्रोल डालने जैसा था। नोक्टर 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 नोक्टर। अंततः युद्ध देवता का क्रोध जादूगर पर उतर आया है। कोहोहोक एस सूंग। एक महिला औरत ने तो आंसू भी पोंछे। ऐसा लग रहा था जैसे कट्टरपंथी अपने पोप को देख रहे हों। आयशा के प्रशंसकों को यहाँ हो रहे पागलपन से एक कदम पीछे हटना होगा। लड़ाई के बाद की घटनाओं में डूबे हुए नोक्टार कुछ देर तक मैदान में खड़े रहे, उनके दांत कांपते रहे, फिर वे नीचे उतर गए। काफी हंगामे के बाद अगला मैच शुरू हुआ, और तब लंबे समय से प्रतीक्षित 29वां मैच 37वें स्थान पर रहने वाले छात्र राल्फ और 181वें स्थान पर रहने वाले थियो के बीच है। अंततः मेरी बारी है। आज का आखिरी बोनस यही होना चाहिए। ये श्री डीडी और ट्रांसह्यूमनिस्ट साइक्स का शुक्रिया है। आप सभी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। ओह, एक और बात, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। कवर पर दिख रही लड़की आइरीन नहीं है। मैंने बस यही मान लिया था क्योंकि बैंगनी बालों वाली वही अकेली लड़की थी जिसे दिखाया गया था। लेकिन जब मैं लेखक द्वारा पोस्ट किए गए चित्रों को देख रहा था तो असल में एक और बैंगनी बालों वाली लड़की थी और कवर फोटो में वही थी। हम उसे अभी तक नहीं जानते। खैर, आप लोग उसे अभी तक नहीं जानते। चैप्पी का आनंद लें।